तो जबरदस्त रैली के बाद मार्केट आज फिर से तैयार है। हालांकि आज एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा और गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा है कि हम थोड़ा और आगे बढ़ने जा रहे हैं। 33 पॉइंट की बढ़त इस समय गिफ्ट निफ्टी के अंदर आपको दिख रही है। कल भी मार्केट का पहला 1 घंटा अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद ताबड़तोड़ तेजी आई और तेजी ने मार्केट को 20,000 के ऊपर लाके क्लोज करवाया और बैंक निफ्टी की भी अच्छी क्लोजिंग मिली। तो आज क्या संकेत है? क्या आज बाजार ये सेकेंड राउंड करेगा कंटिन्यू अपने तेजी का या फिर थोड़ा संभलेगा? ये जो 30,000 करोड़ का नंबर आया ऑप्शंस का, इसका क्या मतलब है? अलग अलग स्टॉक्स में क्या होना चाहिए, इस सब को लेकर डिटेल में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ अजय और प्रियंका हैं। अगले 2.5 घंटे के लिए हम आपके साथ रहेंगे और मेहमानों को कनेक्ट करके एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में, ताकि आपके काम आज बन जाए फिर से। अजय, गुड मॉर्निंग। कल का एनालिसिस से ही आज का बाजार जुड़ा हुआ है, तो आप कल का एनालिसिस बताइए, फिर आज का मार्केट को जरा गाइड कीजिए कि कैसे आज मार्केट के अंदर ट्रेड हो सकता है। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। प्रियंका जी वापस आ चुकी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। प्रियंका जी गई तो बाजार की तबीयत गड़बड़ हो गई। अब देखिए वो वापस आ गई तो आई एम श्योर कि बाजार की तबीयत और सुधरेगी। कल तो ऑलरेडी हमने संभाल लिया था बाजार को। देखिए कल बाजार में बहुत इंटरेस्टिंग, पहले 30 सेकेंड बताते हैं इस बात पे, कल बाजार में हुआ क्या। पहले आधे घंटे में नर्वसनेस थी। इंटरडे लेके आइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए पहले आधे घंटे का लो हमने बनाया है 19,944। ये है निफ्टी, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के बियॉन्ड स्टोरी है। लेके आइए स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, वहां पर असली गेम हुआ। पहले 1 घंटे में नर्वसनेस आई और उसके बाद जबरदस्त रिकवरी। निफ्टी के अलावा जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स हैं उनके हम स्पेशल चार्ट जो हमने बनाए हैं वो लेके आएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था सुबह ही, उन्होंने 20 DMA करीब बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लिया और एक रिबाउंड दिखाया। ये देखिए, ये जो हरी टिक आपको दिख रही है, ये है वो 20 DMA जो हमने कल आपको बताया था कि इससे करीब जाएगा, बड़ी गिरावट के बाद तो सपोर्ट आएगा। एग्जैक्टली और पहले भी हम कई बार बार वहाँ पे सपोर्ट लेके आते गए। इसलिए टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करिए, फंडामेंटल्स का मान रखिए, लेकिन टेक्निकल्स को इग्नोर मत करिए, टेक्निकल्स की रिस्पेक्ट करिए। कल बाजार ने भी अपने टेक्निकल्स की रिस्पेक्ट की। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स हम आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने अपने 20 DMA के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लिया और रिबाउंड किया। अब टेक्स्ट ग्राफिक्स लेके आते हैं और बताएं आपको कि कल बाजार में परसों की फॉलोअप सेलिंग नहीं आई। ये एक बहुत मजबूती का साइन है। ये बाजार में प्लेयर्स की मैच्योरिटी या बढ़ती हुई मैच्योरिटी का साइन है, जिसका परिचय कल आपको दिखाई दिया। अगर कल भी बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आती, फॉलोअप सेलिंग, तो बाजार के लिए कमजोरी का साइन था, लेकिन कल ऐसा हुआ नहीं। कल हमने बाय ऑन डिप्स का सीधा उदाहरण देखा, और जो कि इंडिया एक बड़ा बाय ऑन डिप्स मार्केट है। क्वालिटी स्टॉक्स में हमेशा बाइंग आ जाती है, और कल हमने देखा कि अच्छे स्मॉल और मिड कैप में तेज रिकवरी दिखी, जहां पे क्यूज हैं, जहां ट्रिगर्स हैं, जहां अर्निंग्स का सपोर्ट है। दूसरा ये कि कल FI की सेलिंग बहुत बड़ी नहीं थी। परसों की सेलिंग के बाद आपको लगता होगा कि 3-4 हज़ार करोड़ की सेलिंग आ गई, बट नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स अलग अलग हो गए। 1200-1300 करोड़ की सेलिंग आई है, कोई बड़ी सेलिंग नहीं आई, उसके सामने 800-900 करोड़ की DI की बाइंग भी आ गई। और दूसरा, नजर रखिए अर्निंग्स और स्पेसिफिक ट्रिगर्स वाले क्वालिटी नामों में, वहां सबसे ज्यादा तेजी आई। अब हम बताते हैं कि हमने आपको सुबह इसीलिए 8 से 9 में प्रिपेयर किया था कि पैनिक मत करिएगा, क्योंकि पैनिक करके वैसे आधा गेम आप लूज कर चुके होते हैं। जिन्होंने पैनिक नहीं किया उन्होंने कल इंट्राडे रिकवरी में पैसा कमाया। अभी डिम्पी बताएंगे, डिम्पी ने बहुत प्यारा डेटा निकाला है कि पैनिक नहीं करके सूझबूझ से काम करके क्या गेम होता है। लेकिन क्यों कल इतनी स्मार्ट रिकवरी आई, इसकी हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। पहली बात तो ये कि मिस्ड आउट फीलिंग बहुत ज़्यादा है। 1.5-2 महीने से लोग करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा पैसा साइड में लेके, हमने आपको बताया था। HNI रिटेल तो बहुत सारा हिस्सा साइड में बैठा है कैश लेके, घटे तो हम लें, लेकिन म्यूचुअल फंड भी 5% कैश लेके बैठे हुए हैं, वो भी हमने आपको कल डेटा 8 से 9 में बताया था। इतना अगर पैसा साइड में बैठा हुआ है तो शार्प करेक्शन आएगा कैसे? घटने पर लोग आने लगे। तो इसलिए कल शैलो करेक्शन और बहुत स्विफ्ट रिबाउंड हमने देखा, क्योंकि काफी पैसा साइड में बैठा है और मिस्ड आउट फीलिंग है, उसने कल बाजार की फॉल को कुशन किया। आगे आने वाले दिनों में आपको क्या नजर रखनी चाहिए? आपको ग्लोबल क्यूज पर नजर रखनी पड़ेगी। बिटवीन नाउ एंड नवंबर ढेर सारी कमेंट्री यूएस से आएगी इन्फ्लेशन को। कल इन्फ्लेशन का डेटा ऑलमोस्ट उम्मीदों के हिसाब से आया, तो यूएस मार्केट भी बहुत ज्यादा घटे नहीं, तो हमने उस पर कम समय बिताया। लेकिन फंड फ्लो पर नजर रखिए। ये 1300 करोड़ 1200 करोड़ के FI फ्लो अगर बढ़ के 2,500-3,000 करोड़ साल का हो गया, महीने पर डे हो गया, तो बढ़ सकती है गिरावट। यहां
से आने वाले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाजार में एक्ट मत करिए, बैठ जाइए साइड में, ऐसा हम नहीं कहेंगे साहब। जहां पर भी अच्छी वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट और ट्रिगर्स हैं, वहां बढ़िया काम करिए। कहां करिए आप काम? अंडर वैल्यूड एरिया में, पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स को देखिए कितना प्यारा रिबाउंड आया है, क्योंकि वो घटे हुए थे पिछले 3-4 महीने में, अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी चले नहीं थे। आईटी पर नजर रखिए, अपग्रेड्स आ रहे हैं। आज भी बर्नस्टीन का एक अपग्रेड आया है कि लार्ज कैप आईटी देखने लायक हो गया। हम तो आपको Q2 स्ट्रॉन्ग यूएस के Q2 जीडीपी के बाद ही से बता रहे हैं, आईटी को छोड़िए मत, वहां पर नजर रखिए। कहां कौन से एरियाज आपको अवॉइड करने हैं? ओवर वैल्यूड फ्रॉथी एरिया, जैसे कि रेलवेज, डिफेंस पीएसयूज, सेलेक्ट पावर। पूरा पावर खराब नहीं है, सेलेक्ट पावर खिंच गया है, डिफेंस पीएसयू बिल्कुल खिंचे हुए, रेलवेज खिंचे हुए, उनमें रिकवरी नहीं आई कल। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सूझबूझ से काम करें, अभी भी यहां से पैसा बनेगा। टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंटरडे लेके आइए, और मैं आपको बताऊं कि कल हमने जो 20,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, एक दिन कमजोरी के बाद वो बहुत मजबूत है। पीएसयू, लार्ज बैंक, एसबीआई जैसे, एचडीएफसी, रिलायंस 1-1.25% कल चलता हुआ नजर आया था। तो इस समय जो आपका बाजार का झुकाव है, जो टिल्ट है वैल्यूएशन में भी और टेक्निकल्स में भी, वो लार्ज कैप की तरफ हो रहा है। तो थोड़ा रुझान एफएनओ स्टॉक्स की तरफ ज्यादा बनाइए। जब कैश में गेम हो रहा होता है, हम आपको वहां काम करवाते हैं। शायद 1-1.5 महीने कैश के स्टॉक्स में, चले हुए स्टॉक्स में कम काम होगा, एफएनओ और लार्ज कैप की तरफ टिल्ट बना के आप बाजार में काम करिए। लेकिन डिम्पी, परसों 27,000 करोड़ का काम हुआ ऑप्शंस में, कल 30,000 करोड़ का काम हुआ ऑप्शंस में। ये मामला क्या है? देखिए अजय, जब भी मार्केट के अंदर कोई क्रिटिकल लेवल को पार होगा या उस पे तक पहुंचेंगे तो फ्यूचर्स का प्रोपोर्शनेट कम हो जाता है और ऑप्शंस का प्रोपोर्शनेट बढ़ जाता है। लेकिन आप इस चीज़ को भी देखिए, जब परसों का आंकड़ा आप 27,000 करोड़ का बता रहे हो, प्लस का था, कल माइनस का 31,000 करोड़ है। हो क्या रहा है मार्केट के अंदर कि चर्निंग हो रही है, स्विंग आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, और टिपिकली इंस्टीट्यूशनल कई बार क्या करते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशंस को हटाते हैं और इस तरह के लेवल्स पे आके जो एक अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे होते हैं उनको खा जाते हैं। इसलिए आपको इंडाइसिस के प्रीमियम्स के अंदर काफ़ी स्विंग भी मिला होगा और तेज रुझान भी मिल रहा है। इसी के बेसिस पर हमने वो आपके लिए पॉइंट्स भी निकाले कि कहाँ पे आपने खरीदारी की होगी या कहाँ पे है। खैर, मैं इस पे जरा एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने एफआईएस की बात छेड़ी दी है कि ऑप्शंस के अंदर उन्होंने इतना काम किया है। एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग 66% हो चुकी है। इस सीरीज की शुरुआत हुई थी आज से करीब 14-15 दिन पहले, उस समय 45% थे। अगर आप पर डे भी कैलकुलेशन देखोगे तो हर दिन 1% का लॉन्ग एफआईएस ने बनाया है, और पिछले 15 दिनों में करीब 20-25% से ज़्यादा की लॉन्ग पोजीशंस एफआईएस की जुड़ी है मार्केट के अंदर। इसलिए इस मार्केट को आप एक परमा बुल रन या एक बुल रन के तौर पर अभी आप कह सकते हैं, क्योंकि एफआईएस नॉन स्टॉप बाय कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपने ऑप्शंस का डाटा बताया, इसमें और नंबर तो सारे छोटे हैं, इसमें कोई दायर नहीं है। अजय, आपने एक पॉइंट और छेड़ा था कि कल अगर आपने 18 और स्वदेश को सुबह देखा होगा और आधे घंटे में अगर पैनिक नहीं किया होगा तो किस तरह के रिटर्न्स आपको मिले होंगे। हमने सिर्फ इंडाइसिस के रिटर्न्स नहीं निकाले, हमने उन शेयर्स के रिटर्न्स भी निकाले जो इसी कार्यक्रम में 8 बजे में आपको दिए गए थे। उसमें पीएनबी का नाम था, उसमें ग्लेनमार्क का नाम था। ये जो ग्लेनमार्क का चार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये 850 की कॉल है। ये हमने कॉल का ही चार्ट बनाया है, अमूमन फ्यूचर्स के दिखाते थे, बट एक कॉल का चार्ट है। मैं आपको इसकी अब कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैलकुलेट कैसे हुआ है। इसमें करीब 35 रुपये का हाई बना, 11 रुपये का लो है। इसकी अगर कैलकुलेशन लेके आ सकते हैं तो 1 मिनट के लिए जरा दिखाइएगा। 1450 का इसका लॉट साइज है। ये हमने दिन का निचला स्तर 11, दिन का ऊपरी स्तर 35, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। करीब 24 रुपये का गेन इंट्राडे शुद्ध मुनाफा, जिससे कहते हैं कि 18 और स्वदेश को देख के हुआ होगा, तो आपको 34,800 रुपये का मुनाफा हुआ है। और आपके पैसे कितने लगे आपके, हमने वो भी लिख दिया आपके सामने, 15,950 रुपये सिर्फ लगे। यानी जितना पैसा लगा रहे हो उसका 2 गुना आपको मुनाफा कल सिर्फ ग्लेनमार्क की कॉल से ही हुआ होगा। अगर आपने फ्यूचर लिया वो तो प्रॉफिट अलग ही मैं कैलकुलेट कर दूंगा। लेकिन पीएनबी के अंदर भी कुछ ऐसे ही हुआ। अभी आप सरकारी बैंक का जिक्र कर रहे थे, पीएनबी के अंदर भी ऐसा हुआ है। कल 16,000 रुपये लगा के करीब 48,000 रुपये कल आपने पीएनबी की कॉल से कमाए। पीएनबी की कॉल का इंट्राडे चार्ट है। ये जो नीचे वाला गोला है सब 10 बजे के नंबर्स हैं, मतलब पौने 10 बजे के आसपास के, और ऊपर वाला ऑलमोस्ट डेज हाई का है। ये कैलकुलेशन है, 1 से 4 हुई, 16,000 का लॉट साइज है, करीब आपको यहाँ पे अच्छा पैसा बनता हुआ दिखा है। इसी तरह से हमने बैंक निफ्टी भी
कल जिक्र हुआ था बैंक निफ्टी का भी, और एक और बात, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, उसके भी हमने प्रॉफिट्स और कैलकुलेशंस किए हैं। 45,800, 45,900 की कैलकुलेशन हम आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। पहले 45,900 दिखाऊंगा मैं आपको। 3500% का रिटर्न आपको मिला है। वजह, 3 रुपए का लो लगा, 120 रुपए का हाई लगा है कल 45,900 की कॉल के अंदर। और अगर आपने सिर्फ इंट्राडे एक लॉट लिया है तो आप मान सकते हैं आपने कितना निवेश किया होगा, सिर्फ 45 रुपए। 3 गुना 15, 45 रुपए आपके लगे, 1750 रुपए आपको मिले। मैं इसको 10 से गुना करूंगा तो 17,000, और जो एक जीरो लगाऊंगा तो 1.5 लाख हो जाएगा। इंट्राडे स्विंग का बेनिफिट है। इसलिए 18 आवर्स स्वदेश को आप फंडामेंटल, टेक्निकल्स, इंट्राडे स्विंग्स, इन सब के लिए आप जरूर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स थे जो हमने आपके सामने रखे, और एफआईज का आंकड़ा भी जो आपने पूछा उसका जवाब हमने दिया। ठीक है, ये तो हुई इंडेक्स की बात। अब डिम्पी बताएं 2 स्टॉक्स कौन से जिस पर नजर रखनी है। देखिए, आप कल की जो तेज़ी हुई है मार्केट के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसमें बैंक निफ्टी शॉर्ट स्विंग है, शॉर्ट्स कवर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी को एक लेग थोड़ा पीछे रखना होगा, तो इसलिए आप बैंकिंग काउंटर्स लेना चाहिए। अभी आपको मेहमान दे देंगे काफ़ी सारे, लेकिन मेरा मानना है अभी भी आपको डिफेंसिव काउंटर्स को ही पकड़ के रखना चाहिए। बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस का डाटा उतना ठीक नहीं आ रहा। ये नंबर अच्छे नहीं है, 20-20 हज़ार करोड़ के नंबर 2 दिन बैक टू बैक आ गए हैं। इसलिए मैं आज फिर से बायकॉन की तरफ बढ़ूंगा। बायकॉन पे आप ध्यान रख सकते हैं। मेरा पहला शेयर बायकॉन है। वजह मैं आपको बहुत साफ बताता हूँ। इसका चार्ट देखेंगे, मेरे को बताने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग का चार्ट था, ब्रेकआउट हुआ, चैनल से बाहर निकला, धीरे धीरे करके सरक के बढ़ रहा है, चला भी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसने पार्टिसिपेट किया है, एक डिफेंसिव प्ले है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। इसलिए आपको बायकॉन में कुछ खरीदारी करनी चाहिए, और ये अगर चर्निंग होगी ना तो फार्मास्यूटिकल वापस ऊपर आएगा। देखिए, जैसे 200-200 पॉइंट आप बढ़ते जाएंगे ना, तो आपका डर भी बढ़ेगा, मार्केट के अंदर फियर भी बढ़ेगा, और उसमें आपको डिफेंसिव स्टॉक्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए झक मार के आप देखेंगे कि यहाँ पे पैसा ज़रूर आएगा घूम फिर के, भले प्रपोर्शनेट में थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो, एक अलग बात है। दूसरा शेयर आप ध्यान रख सकते हैं टाटा केमिकल्स। हम इकलौते चैनल्स थे जो पहले ही केमिकल्स के बारे में बता भी रहे थे। हमने आपको ब्रेकआउट भी इसका कंफर्म करवाया था। आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा टाटा केमिकल्स, आप देखेंगे हमने ब्रेकआउट नोटिस करवाया। अब ये ना वापस एक जर्नी, यानी कि एक राउंड का पैसा दिलवा के लोगों को फिर से एक स्टेबल हो रहा है, फिर से उसी जोन में आके सपोर्ट ले रहा है। जो ऊपर वाली लाइन है ये सपोर्ट लाइन हो गई है उसकी। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। केमिकल्स की तेज़ी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो होना बाकी है। इसलिए टाटा केमिकल्स पे आप फिर से ध्यान रख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, शॉर्ट कवरिंग वापस से आ सकती है। तो आज के 2 शेयर हो गए, टाटा केमिकल्स और बायोकॉन। थोड़े डिफेंसिव, थोड़े एग्रेसिव शेयर्स हैं, लेकिन सेफ्टी इन दोनों शेयर्स में काफ़ी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं और अब अपनी बातचीत हम शुरू करते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट के साथ। विनय रजानी, किरण जानी, सोनी पटनायक और जय पटेल। जेंटलमैन एंड सोनी जी, आप सबका स्वागत है। एक शानदार ट्रेडिंग डे की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन अदरवाइज भी खास है। एक और कारण की वजह से आज का दिन खास है। आज जो है हिंदी दिवस है, जिसको हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। खुशी खुशी हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। और मैं हिंदी में अगर एक शब्द से उदाहरण करूं, कल के ट्रेडिंग के दिन का, ट्रेडिंग सेशन का, तो आनंद आ गया। जिन लोगों जो सुबह सुबह परेशान नहीं हुए उनको आनंद आ गया शाम तक। तो मैं आज की शुरुआत आपकी टॉप पिक के अलावा एक और नए तरीके से करना चाहूँगा। सोनी, किरण, जय, आप सबके साथ विनय, आपको अपनी टॉप पिक और निफ्टी लेवल के अलावा आपका एक फेवरेट हिंदी का शब्द से शुरुआत करना पड़ेगा। ये देखिए, ये शुद्ध हिंदी नाम वाली हमने कुछ कंपनियां निकाली हैं। भारत बिजली, भारत रसायन, बहुत शानदार कंपनी है भारत रसायन, मिश्र धातु निगम, नारायण हृदयालय, सूर्य रोशनी, कितने सुंदर नाम है, जागरण प्रकाशन, केवल किरण। तो किरण से शुरुआत करते हैं। आपका फेवरेट हिंदी वर्ड जिसको आप बहुत बोलते हैं और आपको कहीं ना कहीं बहुत अंदर से जो है आप बिलीव करते हैं उस वर्ड में। प्रियंका, आप ऐसा कोई आपका फेवरेट हिंदी का शब्द है इसका आप काफी इस्तेमाल करते हैं? हो? मैं आपकी इस बात का बहुत अभिनंदन करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मेरे 2-3 फेवरेट वर्ड्स बताए क्या है, जिसको बहुत यूज करता हूँ, मैं सोचता भी बहुत हूँ। एक है परिश्रम, दूसरा है जो जीवन में बहुत जरूरी है करना, दूसरा है संघर्ष। इसके बिना आपका जीवन जो है पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इन 2 शब्दों का मैं काफी ज्यादा
और इन सब बात के बाद सबसे ज्यादा होता है अभिनंदन कर देना हर चीज का। चलिए तो अभिनंदन करते हैं अपने गेस्ट का, शुरू करते हैं। विनय रजानी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका फेवरेट हिंदी वर्ड क्या है? अभी फेवरेट वर्ड की बात करें तो मेरा फेवरेट वर्ड अभी अगर सिलेक्ट करना हो तो मैं सिलेक्ट करूंगा उम्मीद और आशा। ये क्या बात है। ओके। तो उम्मीद अभी कायम है। कल भले ही हमने देखा था कि परसों जबरदस्त सेलिंग आई थी, लेकिन उम्मीद इन्वेस्टर्स की अभी भी कायम है और मार्केट भी हमने देखा कि कल अच्छा बाउंस बैक किया है। तो उम्मीद और आशा नहीं छोड़नी चाहिए और प्रॉपर एनालिसिस जैसे। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, गुड एक्सप्लेनेशन। किरण, आपका सबसे पसंदीदा हिंदी शब्द कौन सा है? वैसे पसंदीदा हिंदी शब्द तो काफी सारे हैं, लेकिन आप सबकी ये जो बातें सुन के आज जो मन प्रफुल्लित हो गया, तो एक हिंदी वर्ड अगर आज चूज करना हो तो आज के लिए मजा आ गया भाई। क्या बात है। सोनी, आपका? जी अजय जी, मेरा सबसे फेवरेट हिंदी वर्ड है माफी। एक ओडिया में भी है और हिंदी दोनों में मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है। मेरे ख्याल से कभी भी कुछ भी गलत हो जाता है जानबूझ के या फिर अनजाने में भी, तो मेरे ख्याल से माफी मांग देने से वहीं पे सुलझ जाता है। एंड छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से वो सबसे क्या बात है, क्या बात है। इनफैक्ट जैन धर्म में तो मिच्छमी दुक्कड़म जो है मनाया भी जाता है। मिच्छमी दुक्कड़म बोलते हैं, राइट? प्रयूषण से पहले वो अभी आजकल माफ कर दीजिए हमें अगर कोई गलती, तो हिंदी में हो गया क्षमा। जय, आपका? मेरा सकारात्मक रहेगा, क्योंकि बाजार को हमेशा हम बुलिशनेस के तौर पर हम देखना चाहेंगे और हमेशा जीवन में भी सकारात्मक हमारे सोच भी होनी चाहिए और विचार भी होने चाहिए। तो इसके कारण मेरा हिंदी का फेवरेट शब्द सकारात्मक होगा। ठीक है। इससे पहले कि मैं आप अपने पैनलिस्ट से बात करूं, मैं 10 सेकंड में अपने सहयोगी डिम्पी के पास जाना चाहूंगा। उनके चेहरे की मुस्कुराहट, वो जो नटखट मुस्कुराहट है, कुछ कहना चाह रही है। डिम्पी जी, आपका फेवरेट हिंदी वर्ड शब्द कौन सा है? सर, मेरा तो फेवरेट शब्द है संतोष और शांति। ना परिश्रम, ना उद्यम, ना माफी, संतोष और शांति। आज संतोष मीना नहीं आया, नहीं तो उनको बड़ी खुशी होती जान के। चलिए किरण जी, बताइए आज के निफ्टी लेवल्स। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर जिस तरह से मार्केट का सेटअप है टेक्निकली और जिस तरह से डेरिवेटिव्स के डेटा भी है, सो मार्केट के पीसीआर रेशियो आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी और निफ्टी का आज का जो एक्सपायरी है वो दोनों पीसीआर रेशियो 1 के ऊपर है। सो कहीं ना कहीं बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था और आज भी हम वही सेम चीज डिस्कस करेंगे, कोई भी गैप अप आए तो हमें चेस नहीं करना है, लेकिन गैप डाउन को जरूर चेस करना है। सो निफ्टी में कोई भी गिरावट आती है 19,900-950 के आसपास, तो हमें वहां पे बाय करना चाहिए। जिस तरह से कल हमने देखा है कि 20,000 के कॉल में अनवाइंडिंग हुई है, तो चांसेस है कि हम निफ्टी के अंदर एक डिप देख सकते हैं जहां 19,900-950 आ सकता है, तो दैट वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो 19,900-950 के बीच में आप बाई कीजिए। 20,200-250 तक निफ्टी जा सकती है और ओवरऑल जो हमें स्टॉप लॉस रखना है वो 19,880 का रखना है। सिमिलर में बैंक निफ्टी की बात करें तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक कैचअप रैली आनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप सभी ने अपना ऑल टाइम हाई जो था वो नया बना दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से 2 से 3% नीचे है। कल हमने देखा था एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली ड्यू टू वीकली एक्सपायरी आई थी। तो बैंक निफ्टी में आप ध्यान रखिए 45,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। जब तक 45,500 ब्रेक नहीं करता है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस। और पोजिशनली वी आर वेरी बुलिश, क्योंकि कल हमने देखा था कि छोटी पीएसयू बैंक्स हो गए या तो प्राइवेट बैंक्स हो गए। आज हमारा एक पीक प्राइवेट बैंक में से भी है। सो कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक साथ में चल रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट को बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकती है, ऐसा हमें लग रहा है। तो हमारा काफी अग्रेसिव कॉल है बैंक निफ्टी के ऊपर। इंट्राडे के हिसाब से आप 46,200 तक के टारगेट देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पोजिशनल टारगेट देखें तो हमें लगता है 47,000 तक के टारगेट भी नेक्स्ट एक्सपायरी तक हम देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में काफी हम अग्रेसिव बुलिश है। 45,300 के स्टॉप लॉस के साथ कोई भी डिप आए हम लॉन्ग करके जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स टू वॉच आउट फॉर और ट्रेडिंग के कुछ तरीके। लेकिन सोनी के पास जाते हैं और अब ट्रेडिंग आइडियाज का सिलसिला जारी करते हैं। ये देखिए, राहुल आनंद जी, सीईओ बॉम्बे रियल्टी के, आज जुड़ेंगे हमारे साथ। बॉम्बे रियल्टी बॉम्बे डाइंग का हिस्सा है और बॉम्बे डाइंग में एक बड़ी डील है जो हमने आपको यहाँ पे अप्रैल में ब्रेक की थी और उसका अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल शाम को आया है। सोनी बताइए, कौन से स्टॉक्स के साथ ट्रेडिंग आइडियाज लेके आई हैं आप?
ये अजय जी, आज मेरे पास तीन स्टॉक्स में ट्रेडिंग आइडियाज हैं। पहला, जैसे कि पीएसयू बैंक्स में काफी तेजी देखने को मिल रही है, और ये जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मल्टी ईयर ब्रेकआउट के लिए तैयारी हो रहा है, एंड 210 का उसका एक अहम लेवल है। अगर 210 के ऊपर वो क्रॉस करता है तो मेरे ख्याल से काफी तेजी से वो 260 के तरफ भी जा सकता है। हालांकि वो एक पोजिशनल कॉल रहेगा। ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं, और पोर्टफोलियो के दोनों तौर से ये स्टॉक काफी अच्छा है। 195 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव से मेरे ख्याल से 230 टू 234 का एक टारगेट रहेगा। बट अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म हम देखेंगे पोजिशनल से, तो मेरे ख्याल से 260 प्लस लेवल्स जाने के चांसेस काफी हैं। सो पहला रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा है बजाज फिनसर्व में। बजाज फिनसर्व में कल 1600 के कॉल में काफी जबरदस्त ओआई अनवाइंडिंग हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये 1600 के लेवल्स को टच करने के लिए रेडी है। तो बजाज फिनसर्व में भी बाय रहेगा। आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1520 का, और ऊपर का टारगेट 1610 टू 1630 देख सकते हैं। और तीसरा स्टॉक मेरा फार्मा स्पेस में रहेगा, वो है एल्केम। एल्केम मेरे ख्याल से एक कंसोलिडेट कर रहा था, एक सपोर्ट पकड़ा हुआ है 3630 और लेवल से, और वहां से तेजी करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट भी किया है कल कंसोलिडेशन से। सो एल्केम भी आप बाय कर सकते हैं। 3670 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ऊपर की तरफ आपका टारगेट रहेगा 3820 टू 3850। ठीक है, 3 शेयर हो गए हैं। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा बजाज फिनसर्व और तीसरा एल्केम। बैंकिंग स्टॉक ज़रूर आएंगे एनालिस्ट के कॉल पे। हो सकता है दूसरे एनालिस्ट भी कोई ना कोई बैंकिंग कॉल ज़रूर दे। ध्यान रखिएगा, एग्रेसिव वाला हिस्सा है, लेकिन एग्रेसिव और डिफेंसिव का कॉम्बो आपको सोनी के शेयर में भी दिख रहा होगा। बैंकिंग एग्रेशन डेज हाई पे कल बंद हुआ था। एल्केम का कंसोलिडेशन आपके काम आएगा। जय, आपका कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही है क्या, एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों? हाँ जी, एब्सोल्युटली। पहले तो हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। पहला जो होगा वो एग्रेसिव साइड होगा। जो सरकारी अधिकोष कंपनीज है वहां पर एक हमारा व्यू होगा, थोड़ी एग्रेसिव है। बैंक ऑफ इंडिया जो अराउंड मंथली चार्ट पर हम देखें तो 100 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर कल ब्रेकआउट दिया ये स्टॉक ने। राउंडिंग बॉटम पैटर्न फिनिश किया वीकली चार्ट पर, तो ये स्टॉक मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। ये लेवल से भी हम देखें तो काफी एक अच्छा अपसाइड देख सकेंगे। बट टारगेट के तौर पर मुझे लग रहा है अराउंड 113 का टारगेट हम यहाँ से देख सकेंगे पहला, और स्टॉप लॉस यहाँ से 98 का लगा के चल सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया पर। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। मेट्रोपोलिस में भी हमने सेम ब्रेकआउट देखा वीकली चार्ट पर। जस्ट अ सेकंड। सो वीकली चार्ट पर हम देखें तो वहां से अराउंड 50 डे के मूविंग एवरेज के वहां पर कल क्लोज हुआ। ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, और मुझे लग रहा है 100 डे मूविंग एवरेज को चेस करेगा। तो यहाँ से मेट्रोपोलिस एक डिफेंसिव सेक्टर भी गिना जाता है हेल्थ केयर में। ऑल्सो यहाँ से हम देखें तो 1550 का लेवल यहाँ से देख सकेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1368। सो मेट्रोपोलिस एंड बैंक ऑफ इंडिया दोनों मेरे लिए आज के पिक हो गए, एग्रेसिव एंड डिफेंसिव का कॉम्बो। एग्रेसिव और डिफेंसिव का कॉम्बो ले रहे हैं। अब विनय रजानी से भी समझ लेते हैं कि वो आज कैसे ट्रेड कर रहे हैं। विनय, बताएं। दो स्टॉक पिक रहेगी। फर्स्ट वुड बी कैनरा बैंक। जैसे डिम्पी बता रहे थे कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी एक डेवलपमेंट हो रही है टेक्निकली एज वेल एज डेरिवेटिव के लिहाज से। तो इंडेक्स एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। 2 सेशन पहले हमने कैनरा बैंक में ब्रेकआउट आते हुए देखा था। कल के सेशन में इनफैक्ट 1 डे बिफोर हमने देखा था कि एक थोड़ा प्रॉफिट बुके हैं, और कल के सेशन में हमने एक अच्छा वापस से रिजम्पशन ऑफ एन अपट्रेंड देखा। तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। मंथली चार्ट्स पे इनफैक्ट ब्रेकआउट है। तो ओवरऑल पीएसयू इंडेक्स काफी कन्विंसिंग लग रहा है। तो उसमें से कैनरा बैंक मैंने सिलेक्ट किया है। तो कैनरा बैंक को ट्रेडिंग के लिहाज से ले सकते हैं 364 के करीबन। स्टॉप लॉस मैं ट्रेडिंग के लिए सजेस्ट करूंगा 357, और अपसाइड में टारगेट 375 का एक्सपेक्ट करेंगे। और दूसरा जो पिक रहेगा वो टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल। तो काफी लंबे समय से ये स्टॉक अपने अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन मोमेंटम कहीं ना कहीं मिसिंग था। लेकिन हमने कल एक सेशन में ब्रेकआउट आते हुए देखा था कंसोलिडेशन में से, और कल डेरिवेटिव साइड से भी हमने लॉन्ग बिल्डअप देखा है भारती एयरटेल में। तो आने वाले 1 से 2 वीक में मुझे लग रहा है भारती एयरटेल जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स कैन परफॉर्म वेल। तो भारती एयरटेल 915 के करीबन लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस में रिवाइज करना चाहूंगा, 900 रुपए का स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 900 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हैं भारती एयरटेल को ट्रेडिंग के लिए, और 942 का टारगेट रहेगा। और दोनों जो पिक रहेगी या स्टॉप लॉस टारगेट जो वैलिड है वो नेक्स्ट 1 to 2 सेशंस के लिए रहेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे भी भारतीय एयरटेल हो गया और एक कैनरा बैंक हो गया। आप भारतीय एयरटेल का ना स्टॉप लॉस को एक बार वापस से करेक्ट कीजिएगा, सामने 905 लिखा होता है तो इसको 900 कर लेना। विनय यही बात कह रहे हैं। किरण, आपके ट्रेड अभी बाकी हैं, आप भी जरा बता दीजिए आपके सौदे। सो हमारी तरफ से 2 सौदे हैं, दोनों भाई की तरफ है। पहला जो है वो आईटी की तरफ से जिस तरह से ओवरऑल आईटी के अंदर एक ब्रेकआउट आया है, कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक अंडर परफॉर्म थे, वहां पे अब हम एक अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस, इन दोनों के अंदर ब्रेकआउट कैंडिडेट है, तो हमारा चॉइस इन्फोसिस रहेगा। डेली चार्ट पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। मेजर रेजिस्टेंस हम देख रहे थे 1470 1480, उसके ऊपर लास्ट 2 दिन से स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। सो कहीं ना कहीं इन्फोसिस में हम एग्रेसिव लॉन्ग कर सकते हैं। 1495 के आसपास का क्लोजिंग था, 1520 का हमारा टारगेट रहेगा। 1484 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इन्फोसिस के अंदर। नेक्स्ट जो कॉल है वो इंडसइंड बैंक है। जैसे ओपनिंग कमेंट्रीज में मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में अग्रेसिव लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि पीएसयू एंड प्राइवेट दोनों बैंक के अंदर हम अच्छे ब्रेकआउट्स देख रहे हैं। सिमिलर वे इंडसइंड बैंक के अंदर आप अगर डेली चार्ट देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पे भी है। 1450 का एक स्टीप रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर कल हमने देखा है कि क्लोजिंग आ चुकी है। मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट वाइज भी आप देखोगे तो लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो 1470 1475 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक के अंदर, एंड 1434 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे इंडसइंड बैंक के अंदर। सो इन्फोसिस एंड इंडसइंड बैंक आज के लिए हमारे बाय कॉल रहेगी। आईटी और बैंक आपने लिया है, तो ये तो सारी रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट की हमारे पास आ गई। अब हमारे कंट्रीब्यूटर्स भी ऐड हो जाएंगे टीम के, यानी वमाक्षी बताएंगे आज की ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स और शरद बताएंगे स्टॉक्स एंड न्यूज़। पहले शरद से समझते हैं। शरद बताएं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है टाटा मोटर्स फोकस में रहेगा और उनकी जो ईवी व्हीकल है नेक्सॉन की वर्जन वो आज लॉन्च होने वाली है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा अदानी एंटरप्राइज, उनकी जो आर्म है अदानी विंड, उनको सर्टिफिकेशन मिल गई है एक इंडिया के लार्जेस्ट टर्बाइन को लेकर। जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस आती है तो ऑर्डर्स में भी जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिलती है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा स्मॉल कैप स्पेस से जेटीएल इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने जो है लगभग 6 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है। डीबी रियल्टी में भी जो है बोर्ड ने अलॉटमेंट की है लगभग 2.5 करोड़ शेयर्स को लेके। अब यहाँ पे जो है रेयर एंटरप्राइज के 2 प्रमोटेड एंटिटीज़ ने जो है लगभग 2 करोड़ शेयर्स लिए हैं। बजाज हेल्थ केयर भी फोकस में रहेगा, इनको जीरो फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आई है यूएसएफडीए द्वारा उनके गुजरात प्लांट के लेके, तो इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने मिल सकता है। दालमिया भारत भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि जो उनकी डील हो रही थी जहाँ पे जेपी सीमेंट एसेट्स को अक्वायर करेंगे 5000 करोड़ के ऊपर के डील पे, वहाँ पे जो थोड़ी रोड ब्लॉक्स देखने मिले, एक लीगल हर्डल आया है और जो ऑनगोइंग लीगल डिस्प्यूट चल रहा है वो सेल के साथ चल रहा है। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो उनकी जो आर्म है वो रिज्यूम कर दी है अपनी बॉट की जो रोड एसेट्स है उसको बिकवाली पे, और जो दिग्गज इन्वेस्टर्स के साथ बात हो रही है जैसे कि मैक्वारी, क्यूब हाईवेज, एनआईएफ और सीपीडीक्यू करके। अब इसमें जो है टोटल सेल्स जो है रफली आप कह सकते हैं 1600 करोड़ का है, जहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन इस आर्म में इनका लगभग 1000 ऑलमोस्ट 66% का जो तब्दील होता है 1000 करोड़ का पे आउट्स में लेके। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर स्मॉल कैप कंपनी पर एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट हुई थी जहाँ पे कंपनी ने कहा कि 3700 करोड़ के टेंडर्स में पार्टिसिपेट करें, जहाँ पे सक्सेस रेट 20 से 22% का है और करंट ऑर्डर बुक लगभग 2150 करोड़ का है। टीटागढ़ रेल फोकस में रहेगा, इनकी मैनेजमेंट मीट हुई थी यहाँ पे BNK सिक्योरिटीज़ में। कंपनी ने कहा है कि वो जो रीच करना चाहते हैं कैपेसिटी को, लगभग 12,000 वैगन्स प्रति साल जो है मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, ये FY25 का टारगेट है। इसके अलावा करंटली अगर देखा जाए तो उनका जो करंट मंथली प्रोडक्शन है 650 to 680 वैगन से, अब ये जो है रैंप अप होने वाला है अगले 2 महीने में, जो 700 लेके 750 लॉन्ग टर्म में 1000 वैगन्स प्रति महीने जो है टारगेट रहने वाला है। और इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कारण जो है उनके मार्जिन जो है लगभग 100 से लेकर 150 बेसिस पॉइंट्स तक आगे जाते हुए बढ़ सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स जो है स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में आप रडार में ज़रूर रखिएगा। ठीक है शरद, आप थोड़ी देर के लिए और रुके रहिएगा। आपको एक बधाई भी देनी है, आपकी खबर हिट हुई है और वो ब्रेक हुई और आपने उसको थोड़ा पहले ही बता दिया था। उस दिन भी शेयर काफ़ी चला था, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, आप थोड़ी देर रुकिएगा। लेकिन इस बीच वमाक्षी से फटाफट से ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स ले लेते हैं। पहले वमाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताएं रिपोर्ट्स आज की। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कंटेनर कॉर्प के साथ। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि रोड टू रेल कार्गो शिफ्ट में ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, फास्टर टर्न अराउंड टाइम और 15% प्लस का जो कॉस्ट डिफरेंशियल है, इसके चलते रेल कारोबार को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और उनका मानना है कि कॉन्कोर अपना लॉस्ट मार्केट शेयर रीगेन कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते जेफरीज ने कंटेनर कॉर्प पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा। अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाकर 825 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा इंडिको पर यूबीएस का कहना है कि C3 के इंजन्स रिकॉल होने वाले हैं वर्सेस 1.2
के इंजन्स टर्न अराउंड टाइम अब 300 डेज़ का हो चुका है एज़ कम्पेयर टू 60 डेज़ अर्लियर। इंडिगो के लिए एडिशनल 26% उनकी फ्लीट जो है वो ग्राउंड होते हुए नज़र आ रही है 300 दिनों के लिए। तो इम्पैक्ट आइडली अगले 3 साल में स्प्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, मगर ओवरऑल यूबीएस ने इंडिगो पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा फ्यूजन माइक्रो की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, इनका कहना है कि इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स काफ़ी मजबूत आउटलुक क्रिएट कर रहे हैं, कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल काफ़ी मजबूत AUM ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस से, और इसी के चलते इन्वेस्टेक ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। इसके अलावा सनटेक रियल्टी पर प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि कंपनी प्री सेल्स ग्रोथ को दुगना कर सकती है अगले 3 साल में, काफ़ी मजबूत कैश फ्लो जनरेशन भी एक्सपेक्टेड है, और इसी के चलते प्रभुदास लीलाधर ने सनटेक रियल्टी पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस दिया है 565 रुपीज़ प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे शुगर सेक्टर पर। डैम कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि डिमांड सप्लाई फेवरेबल जोन में नजर आ रहा है। डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। तो ऑल इन ऑल इन सारे फैक्टर्स के चलते उन्होंने कवरेज शुरू की है खरीदारी की राय के साथ बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, दालमिया शुगर और द्वारकेश शुगर पर। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया वामाक्षी जी, आप ये ढेर सारी ब्रोकरेज कॉल्स लाने के लिए। इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अपने सारे पैनलिस्ट को बता दूं कि इटेनो स्वदेश और इटेनो की टीम में अगर एक ऐसा होनहार नौजवान है, रिसर्च एनालिस्ट, जिसको आपको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट होते हुए, ब्रेकडाउन होते हुए बाद में चार्ट्स में ज़रूर नज़र आएंगे। तो वो हैं हमारे प्यारे पांडे जी, दुबे जी। बताइए, ये स्टोरी क्या यहाँ से ब्रेकआउट होगी? आपने तो अप्रैल में ही ब्रेक कर दी थी बॉम्बे डाइंग की स्टोरी। 18 अप्रैल एग्जैक्ट डेट था जो हमारी खबर सेगमेंट में था। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया था बॉम्बे डाइंग जो फोकस में रहेगा, जहाँ पे वो अपनी मोनेटाइज करने वाले थे अपने नॉन कोर एसेट्स में, जहाँ पे ऑफकोर्स उनके लैंड भी जो है वर्ल्डी स्पेस में आते हैं। अब याद रखिए वर्ल्डी का जो स्पेस है ओवरऑल, ये एक प्राइम लोकेशन मुंबई एरिया में है। तो और ऑफकोर्स अब जो है अनाउंसमेंट भी आ गया है, रफली 5200 करोड़ का ये डील है। एंड अजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ये लार्जेस्ट मुंबई का लैंड डील है अगर आप रियल एस्टेट एंगल से भी देखें तो। तो ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ फ्लो देखने मिला है। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो अपने व्यूअर्स को बताऊं कि बॉम्बे डाइंग की बड़ी डील बॉम्बे डाइंग को इम्पैक्ट करेगी, बॉम्बे बर्मा जो उनकी होल्डिंग कंपनी है उनको इम्पैक्ट करेगी। लेकिन अगर आप 3 या 6 महीने का ग्राफ देखें, अप्रैल में हमने ब्रेक की, कुछ समय पहले से स्टॉक धीरे धीरे चलना शुरू हो गया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये रीरेटिंग हो सकती है बॉम्बे डाइंग की यहाँ से बॉम्बे बर्मा की। लेकिन बहुत नियर टर्म में अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ब्रेक हमने कर दी थी ये अप्रैल में, तो कुछ हद तक ये प्राइस्ड इन भी हो सकती है, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम अब आगे चलते हैं और इससे पहले पैनलिस्ट से ट्रेड लें बॉम्बे डाइंग पे। उनके मैनेजमेंट ने हमारे साथ बातचीत की है, उनके साथ जुड़े हुए राहुल आनंद जो CEO है बॉम्बे रियल्टी के, उनके पास हम जाते हैं इस जानकारी के लिए। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ी डील है ये आपके ग्रुप के लिए, धन्यवाद और कंग्रेचुलेशंस। इस सौदे के बाद जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कैसा किया जाएगा, ये पूरा बाजार जानना चाहता है। अगर आप हमें उसकी जानकारी दें टाइमलाइन के साथ। तो ये जो प्रोसीड्स हैं अनुराग, इनको हम बेसिकली डेट एलिमिनेशन के लिए यूज करेंगे और इस प्रोसीड के साथ हमारा डेट जो है कंपनी का वो 0 हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था जो बोर्ड ने एक विजन लेआउट की थी लास्ट ईयर, बिगनिंग ऑफ लास्ट ईयर, जब उन्होंने बोला था कि हमको डेट को पहले कम करना है और फिर डेट को एलिमिनेट करना है और अपनी बैलेंस शीट पे थोड़ा पैसा रखना है सो दैट फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है वो हम फंड कर पाए। सो दिस इज अ वेरी थॉटफुल पार्ट ऑफ दैट, ये स्ट्रैटेजी जो शेयर होल्डर्स ने डाली। तो प्राइमरीली इसको डेट रिडक्शन के लिए यूज किया जाए। राहुल जी, डेट करने के बाद तो बाजार को काफी पसंद आएगी। मुझे अगर आप ये बताएं कि जो पेरेंट कंपनी है उसके पास कितना पैसा आएगा और वो क्या कर्ज मुक्त हो जाएगी, डेट फ्री हो जाएगी, ये भी समझाएं। ये पूरी पेरेंट कंपनी का डेट 0 हो जाएगा। बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, बॉम्बे रियल्टी उसकी एक डिवीजन है, तो पूरे बॉम्बे डाइंग का इससे जो है डेट वो 0 हो जाएगा। और तो डेट इसका 0 हो जाएगा और जो बाकी पैसा आएगा बैलेंस शीट के ऊपर वो हम यूज करेंगे अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को
फ्यूचर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताएं राहुल जी कि जो पैसा आएगा वो किस एरिया में इस्तेमाल होगा और उसके बाद कंपनी का फोकस आगे आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में क्या होने वाला है? हमारा जो कंपनी का फोकस था, जो बोर्ड की विजन थी, वो यही है कि जो बॉम्बे डाइंग का जो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बोर्ड की विजन ये है कि वो रियल्टी बिजनेस से आएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी लैंड बैंक अपने हैं खुद बॉम्बे डाइंग के। तो एक बार हमारा जब डेट एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ा पैसा होगा, तो उसको हम यूज करेंगे अपने लैंड बैंक को, प्राइमरीली अपने लैंड बैंक को डेवलप करने के लिए, और उसके साथ से हम जॉइंट वेंचर और जॉइंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढेंगे। मगर हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम अपने लैंड बैंक को डेवलप करें, क्योंकि वो लैंड हमारे पास है बॉम्बे डाइंग। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया और कंग्रेचुलेशंस। कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद है, और बधाई आपको भी एक बार वापस से शरद ये स्टोरी ब्रेक करने के लिए। बट आपने आकांक्षाएं बढ़ा दी हैं, उम्मीदें बढ़ा दी हैं हमारे व्यूअर्स की, और ढेरों ऐसी स्टॉक मूविंग स्टोरीज आप लेके आते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी जो है वो काफ़ी जाती हैं बॉम्बे डाइंग जगह में शॉपिंग करने के लिए भी, वहाँ पे बहुत अच्छी बेड लिनन की दुकान है। आप गई क्या? बॉम्बे डाइंग की ही है। हाँ, और पीछे बहुत प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो आपको जाना चाहिए। बिल्कुल, आपकी रिकमेंडेशन में मैं जरूर जाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोनी जी से जान लेते हैं कि इस स्टॉक में क्या रिएक्शन आ सकता है, चार्ट्स क्या कहते हैं। सोनी, दोनों के बात बताइएगा, बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे बर्मा, दोनों के चार्ट्स। जी अजय जी, बॉम्बे डाइंग में अगर मैं देखूं तो 2 दिन से थोड़ी बहुत गिरावट थी, बट कल जो है वो ऑलमोस्ट रिकवर कर गया है। लाइक काफी मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ दैट रेड कैंडल को उसने कवर किया है। तो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट इमीडिएट बेसिस पे हम देख सकते हैं। 130 का सपोर्ट हमको दिख रहा है। ऊपर की तरफ अगर आज के डेट में 145 को क्रॉस कर जाता है तो काफी अच्छा शॉर्ट कवरिंग इसमें आएगा। आप इसको स्टॉक को 155 टू 160 के लेवल्स में भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से 150 का जब तक होल्ड कर रहा है तब तक आप इसको देख सकते हैं। एंड ऊपर के टारगेट्स पे भी काफी इंटैक्ट है। 160 के ऊपर इनफैक्ट इसका काफी अच्छा ब्रेकआउट आएगा, बट वो थोड़ा पोजिशनल रहेगा। सो इंट्राडे या फिर 1-2 दिन के ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आप इसी लेवल्स को फॉलो कीजिए, 130 सपोर्ट और ऊपर में 160 का टारगेट। और अगर मैं बॉम्बे बर्मा को देखने जाऊं तो उसमें भी आई थिंक ब्रेकआउट तो ऑलरेडी दे चुका है एंड उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। 1160 लेवल था उसका ब्रेकआउट का, उसके ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड भी कर रहा है एंड आज उसका कल का क्लोजिंग भी 1200 के ऊपर जाके हुआ है। तो ये कंफर्म्ड है कि 1160 का इसका अच्छा सपोर्ट है। आप इसी सपोर्ट को होल्ड करके इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पहला टारगेट इसका दोबारा 1300 के आसपास आएगा। 1300 वाज द लास्ट टाइम जहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी। इस बार 1300 को क्रॉस करते ही वो 1360 के तरफ भी भाग सकता है। स्टॉक अच्छा है, आई थिंक आप इसमें भी आप लॉन्ग कर सकते हैं, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं और पोजिशनल कॉल भी ये काफी अच्छा है। तो दोनों स्टॉक्स में स्ट्रेंथ अच्छी नजर आ रही है। ठीक है, डन। इस बीच कुछ अब स्टॉक्स ले लेते हैं जहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं न्यूज़ है। अदानी एंटरप्राइजेस पे मैं इसलिए खबर के साथ ले रहा हूँ शेयर, क्योंकि अदानी विंड को जो है एक सर्टिफिकेशन मिला है इंडिया का लार्जेस्ट टरबाइन लेने का। इनके कई अलग अलग वर्टिकल्स हैं, अभी तक ये कारोबार अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर ही है, इसलिए अदानी एंटरप्राइजेस पे ही इसका इम्पैक्ट आएगा। एक बार ज़रा चार्ट चेक करवा लेते हैं। जय, चेक करना अदानी एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज काफी कंसोलिडेशन जोन में लग रहा है। डेली चार्ट पर हम देखें तो काफी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकआउट का यहाँ पर इंतजार रहेगा। आई गेस अपर साइड में मुझे लग रहा है ब्रेकआउट आना चाहिए, बिकॉज जैसे आपने बात की टरबाइन की भी न्यूज है, ऑल्सो एक लोन की भी अंबुजा सीमेंट का जो उन्होंने लोन लिया वो रिफाइनेंस करने की बात करें तो एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लोन लेने वाले जो न्यूज है, तो वहां पर मुझे लग रहा है एक पॉजिटिवनेस आ सकती है अदानी एंटरप्राइज पर। तो थोड़ा ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा। अभी ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, बट एक बार 2600 के पार ये स्टॉक चला जाए उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और 2750 के लिए ये स्टॉक को पहला टारगेट के लिए ले सकते हैं। बट अभी थोड़ा अवॉइड करने की सलाह दूंगा, बिकॉज जो नैरो रेंज है उससे बाहर निकलना चाहिए, उसका वो थोड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो हुई अदानी एंटरप्राइज पर बात, लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और उसमें एक स्टॉक रहेगा सीमेंट स्पेस से, जहां पर काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस भी आ रही हैं। और डालमिया भारत पर ये ईटी के हवाले से खबर है कि जेपी सीमेंट के एसेट्स जो हैं वो उस पर एक थोड़ा सा उनके लिए एक लीगल हर्डल ज़रूर है। और
ये जो डिस्प्यूट है इससे एक रोड ब्लॉक जैसी दिख रही है इस डालमिया पूरी डील पर ही, तो क्या थोड़ा प्रेशर में आज डालमिया भारत का स्टॉक आ सकता है? इस पर दोनों ट्रिगर थे, ये शुगर स्पेस की वजह से भी चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल एक अच्छी मूव के बाद क्या थोड़ा सा यहाँ पर नीचे के लेवल्स मिले तो खरीदना चाहिए, या फिर कैसा चार्ट कैसा दिख रहा है डालमिया भारत का इस वक्त किरण? सो ओवरऑल डालमिया भारत की अगर हम बात करें तो आपके चैनल पे हमने ये स्टॉक रिकमेंड किया था 2100 के आसपास, जहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट आया था। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे तो एक पीक था इसका 2300 का, उसके ऊपर भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक ने 2400 के हाईस बनाए। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि उसके प्रीवियस ब्रेकआउट को ये रिटेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स के साथ इसने रिटेस्ट किया है और मोमेंटम इंडिकेटर भी तेजी के अंदर है। तो कोई भी डिप आता है मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। जो बाइंग जोन है वो 2280 से 2300 का है, अभी प्राइसेस 2350 के है। सो करंट मार्केट प्राइस से तो नहीं, लेकिन कोई भी डिप आता है 2300 तक तो वहां पे बाई करना चाहिए। 2250 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट्स है इंट्राडे के लिए तो नहीं, लेकिन अगर आप पोजिशनली होल्ड कर सकते हो तो 2500 तक के टारगेट डेफिनेटली हम डालमिया भारत में देख सकते हैं। सो बाय एंड डिप की सलाह रहेगी 2250 के स्टॉप लॉस के साथ। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे फंडामेंटल जो गेस्ट हैं वो हैं मयूरेश जोशी जी। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आपको। मैं देख रहा था कि आपका जो नाम है बड़ा प्यारा है, मयूरेश। प्रियंका आपको पता है मयूरेश किसका नाम है? देखिए शिव और पार्वती का नाम है, और वो इस पे है कि मयूर के ऊपर जो सवारी करता है बच्चा बॉय, मयूरेश। ठीक है ना मयूरेश, सही पकड़ा? अरे मॉर्निंग अजय जी, आपने मेरा दिन बना दिया। यस बड़ा प्यारा हिंदी का नाम है। आज हम हिंदी दिवस को मना रहे हैं, हिंदी के नामों पे हम, हिंदी के शब्दों पे हम फोकस कर रहे हैं, हिंदी के नामों पे फोकस कर रहे हैं। तो आपका नाम देख के हमने सोचा कि चलिए इसी से बातचीत शुरू की जाए। आपका सबसे पसंदीदा हिंदी शब्द कौन सा है जो आप खूब बोलते हैं? धन्यवाद। क्या बात है, धन्यवाद। वाह, प्रभु का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए जो भी उन्होंने दिया है और ज़िंदगी में और अपने जीवन में जो कुछ मिला है। हालांकि आकांक्षाएं तो और की भी होती हैं, बड़ी सी लंबी फहरिस्त होती है, लिस्ट होती है, लेकिन जो मिला है उसके लिए धन्यवाद ज़रूर देते रहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये शब्द का हमें वापस से एक रिमाइंडर, एक याद कराने के लिए। ये बताइए अब मयूरेश की आपके जब कल परसों जब बाजार घटा और पहले आधे घंटे में 2-4 ऐसे कौन से नाम मिड कैप स्मॉल कैप के आपके रेडार के सामने एकदम फ्लैश करने लगे कि अच्छा घटा है, इनका बटन दबा देना चाहिए? मॉर्निंग अजय जी, मॉर्निंग प्रियंका जी, मॉर्निंग डिप्टी जी। तो 2-3 सेक्टर्स मिड कैप यूनिवर्स से जो हमें लगता है आई थिंक अर्निंग्स के लिहाज से ठीक ठाक करने चाहिए। एक पेपर सेक्टर जिसकी हमने बार बार बात की है, हमें लगता है ये सेक्टर में जो टेलविंड्स है ये काफी उभर के आएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। डेफिशिएंट रेन्स के कारण काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो पानी और पावर पे डिपेंडेंट रहता है, a lot of those units will probably shut down. और इसलिए I think within this space जो integrated players हैं, players like West Coast Paper as an example, I think they should continue doing well in my opinion. थोड़े pullbacks आएंगे स्टॉक में तो बेहतर होगा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है। तो अगर pullbacks पे स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है within paper sector obviously we hold a couple of names जो थोड़े चल चुके हैं from lower levels. But West Coast Paper, आंध्रा पेपर, ये जो इंटीग्रेटेड नेम्स है, अगर पुलबैक मिलता है इन पे जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ऑब्वियसली आई थिंक जो मिड कैप बैंक्स हैं, ऑब्वियसली बैंक निफ्टी हैज मूव्ड अ लॉट फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, बट हमें लगता है आई थिंक जो एक टेलविंड है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एडवांसेस ग्रोथ, जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, यहाँ पे एक जबरदस्त टेलविंड बन के हो सकता है। एंड विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ, हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं मिड कैप बैंक नहीं मानूंगा, बट कहीं ना कहीं आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा विद इन दिस स्पेस जरूर ध्यान पे रखा जा सकता है। काफी जो ग्रोथ पैरामीटर्स हम देख रहे हैं ये अच्छे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है आगे के नंबर्स की, इवन इफ यू अकाउंट फॉर एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजनिंग जो आरबीआई के सर्कुलर से आया है, विच बैंक्स हैव इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, दैट शुड कीप पीएसयू बैंक्स इन गुड स्टेट। सम बैंक्स लाइक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हम ऑलरेडी होल्ड करते हैं हमारे पोर्टफोलियोज में। थर्ड एंड नॉट द लीस्ट, आई थिंक ऑटो और ऑटो एंसिलरीज, ये स्पेस भी आई थिंक ठीक ठाक रहेगी। जो डिमांड है दैट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एट अ गुड पेस। जो इनपुट कॉस्ट के वजह से काफी दिक्कतें आई थी, हालांकि स्टील प्राइसेस फिर वापस बढ़ रही हैं, बट दैट शुड गेट मार्जिनली पास थ्रू। बट जो सेमीकंडक्टर इश्यूज थे फॉर द इंडस्ट्री एज वेल लार्जली ओवर, वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक है, और इसके वजह से जो रीस्टॉकिंग हो सकती है that can be significant going forward as well.
तो हमें लगता है आई थिंक पीवीज हो, टू व्हीलर्स हो, सीवीज हो एंड ऑटो एंसिलरीज दे शुड कंटिन्यू डूइंग वेल. विद इन द ऑटो एंक यूनिवर्स मिड कैप स्पेस से यूनो मिंडा, इसको आप जरूर नजर पे रखें. बढ़िया टॉप लाइन ग्रोथ थी पिछले तिमाही में, EBITDA मार्जिन 11% के आसपास रहने चाहिए. जो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, स्विचेस, लाइटिंग, कास्टिंग्स, आई थिंक दैट शुड होल्ड अप द स्टॉक प्रीटी वेल. और जो ये ईवी के फोरे कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. स्पेसिफिकली आई थिंक ईवी लाइटिंग को लेके, स्विचेस को लेके, एंड 2 and 4 व्हीलर ईवी की वायरलेस चार्जिंग जो एक बड़े पैमाने में आई थिंक रिसर्च कर रहे हैं और शायद इसके प्रोडक्ट दिखेंगे इन द मार्केट. तो आई थिंक ये 2-3 सेक्टर्स और 2-3 नाम शायद अच्छे नहीं. इनको आप जरूर से हम अपने रडार पे रखेंगे. विनय, बैंक की बात चल रही तो मैं एसबीआई पे बात करना चाहूंगा. एसबीआई कल फ्लैट खुला और शार्प इंटरडे रिकवरी दिखाता हुआ डेज हाई पे बंद हुआ है और अभी भी ये अपने 660 या 620-30 के प्रीवियस टॉप से काफी नीचे है. इसका ट्रेड सेटअप कैसा दिख रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से? ट्रेड सेटअप तो कन्विंसिंग लग रहा है और हम सब जानते हैं कि एसबीआई ने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में. अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें 23-24 की, और अगर ईयर टू डेट भी परफॉर्मेंस देखें तो एसबीआई ऐसा पीएसयू बैंक स्टॉक है जिसने सबसे कम रिटर्न दिया है और सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स ने. तो लार्ज कैप स्टॉक्स ने रिलेटिवली कम रिटर्न्स दिए, लेकिन हम देख रहे थे, जैसे आप भी बात कर रहे थे, कि मिड कैप और स्मॉल कैप से फोकस चेंज होकर अभी लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट हो रहा है. तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी दिख रही है. तो एसबीआई जो हैवी वेटेड स्टॉक्स मान सकते हैं, जिसका बैंक निफ्टी में भी अच्छा एक वेट है. मुझे लग रहा है कि बैंक एसबीआई यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है. कल का सेटअप अच्छा है, कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट है. जो सपोर्ट है मुझे 580 पे दिख रहा है, जहाँ पे 50 डेज एक्सपोनेंशियल एवरेज है, और जो रेजिस्टेंस है उसका प्रीवियस टॉप का है 622-625 के करीबन. तो मुझे लग रहा है एसबीआई का सेटअप काफी कन्विंसिंग है और लार्ज कैप पीएसयू बैंक यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एसबीआई, कैनरा बैंक और बीओबी. तो लार्ज कैप में से डेफिनेटली सेटअप अच्छा है और 620-622 के टारगेट्स हम देख सकते हैं एसबीआई में, और स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के लिए 580 पे होना चाहिए. ठीक है, एक दो स्टॉक्स जरा और पता कर लेते हैं जहाँ पे मोमेंटम मार्केट के अंदर बना हुआ है. कल की क्लोजिंग के अंदर फिर से हमको कुछ सरकारी कंपनीज एक्टिव होते हुए दिखी. एसजीवीएन को एक बार आप दिखा दीजिए, आईटीआई को एक बार दिखाइए. मयूरेश, ये जो सरकारी कंपनीज हैं ये आपके लिहाज से ओवर वैल्यूड हुई हैं कि अभी नहीं हुई हैं? तो डिम्पी, नो टू वेज अबाउट इट, डेफिनेटली ओवर वैल्यूड हुई है. बट इसके दो मायने हैं देखने के लिए. एक, आई थिंक अगर आप पिछले 5 वर्षों से कंपैरिजन कर रहे हैं तो इनको ऑर्डर फ्लोज इतने आ नहीं रहे थे. हालांकि ऑर्डर बुक्स ठीक ठाक थे, बट ऑर्डर फ्लोज जो मार्जिन के साथ आने थे वो आ नहीं रहे थे और एग्जीक्यूशन साइकिल काफी लंबा था. व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड, जो पिछले 1 से 1.5 वर्षों में जो एक बड़ी बदलाव आई है पूरे सेक्टर्स के लिए, वो रेलवे स्टॉक्स हो, डिफेंस स्टॉक्स हो, पावर स्टॉक्स हो विद इन द पीएसयू यूनिवर्स. नॉट ओनली ऑर्डर बुक्स आर बर्जनिंग, यानी जो इसके आप बुक टू बिल रेशियो देखेंगे 6 गुना 7 गुना है रिपोर्टेड रेवेन्यूज पिछले वर्ष के, बट मार्जिन्स आर बेटर एंड एग्जीक्यूशन हैज बिकम बेटर. जो इनका रिसीवेबल साइकिल होता था ये बहुत इलॉन्गेटेड होता था, ये कम हो चुका है और इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल साइकिल और रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो चुके हैं. However, if you now adjust moving averages over the last standard deviation averages over the last 5 years, और अगर आप नेक्स्ट 5 साल की बात करते हैं तो दो चीजें इंटरेस्टिंगली उभर के आती है डिम्पी जी. एक, ऑर्डर बुक ठीक ठाक है, रेवेन्यू विजिबिलिटी रहेगी तो स्ट्रक्चरल स्टोरी प्रॉब्ली रिमेन्स इन प्लेस विद ऑल दीज लीवर्स. बट जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज हैं दे कैन सफाइस फॉर दैट ऑर्डर बुक और ओनली फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years. सो आई थिंक उनको जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी एडिशंस पे केपेक्स करना पड़ेगा अगले कुछ तिमाहियों में to ensure that they start executing at a larger scale is going to take time. So I think ये जो incremental capacity और capex करेंगे इसका effect 25-26 के बाद दिखेगा, and markets probably have factored in over the next 2 to 3 years जो earnings growth आएगी at optimum utilization level जो शायद प्राइस में आ चुकी है. तो ये लॉजिक के हिसाब से मुझे लगता है आई थिंक फुल्ली प्राइस्ड इन है ये सारे स्टॉक्स. क्या स्ट्रक्चरल स्टोरी है? एब्सोल्युटली यस, बट इज इट फुल्ली प्राइस्ड इन कंपेयर्ड टू व्हाट अर्निंग्स दे कैन डिलीवर अगले 2 वर्षों में? मेरे हिसाब से बिल्कुल. तो मेरेश की ये बात नोटिस करने वाली है. ज़्यादातर जो लोग सरकारी कंपनीज को पोर्टफोलियो में लेके बैठे हैं या फिर लेना चाहते हैं, इस आंसर को ज़रूर सुनिएगा. खैर, आप पीएल रिसर्च ने काम किया है, सनटेक रियलिटी को इनिशिएट किया है बाय कॉल के साथ. वो कह रहे हैं कि 565 हो जाएगा. जय, आप इस शेयर को चेक करेंगे, सनटेक रियलिटी अभी ये 400 से नीचे का शेयर है, बट इसने 3 महीने में अच्छा रिटर्न दिया है. अभी ये 565 के नए टारगेट के साथ आई है कॉल.
बाय करें? तो सनटेक रियलिटी हो या कोई भी रियलिटी शेयर हो, तो वहां पर मुझे एक तेजी का माहौल दिख रहा है। सनटेक रियलिटी मैंने एक बार पिक भी दिया था और मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूसली 200 दिन की मूविंग एवरेज को ऑन वीकली चार्ट सस्टेन कर रहा है और अभी भी कल के फॉल के बाद भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पुल बैक आ सकता है ऊपर के लेवल्स पे। अराउंड हम पहला देखे तो अराउंड 476 मुझे लग रहा है, ऑल तो थोड़ा बड़ा टारगेट है, बट यहाँ से भी मुझे एक रैली आएगी तो अच्छा खासा रिटर्न दिखी जाएगी। तो सनटेक रियलिटी है, ये रियलिटी सेक्टर में बने रहना चाहिए बिकॉज बहुत सारी डिमांड है, बहुत बिक रहा है। तो यहाँ पर एक चार्ट अच्छा इंडिकेट भी दे रहा है और सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो मुझे लग रहा है सनटेक रियलिटी पर थोड़ा लंबा होराइजन होना चाहिए, अराउंड 2-3 मंथ्स और बाय करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई सनटेक रियलिटी पर आप यहाँ बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन कुछ और पॉकेट्स और स्पेसेस को भी डिस्कस करते हैं। उसमें से एक फ्यूजन माइक्रो पर इन्वेस्टेक की एक रिपोर्ट भी आई है, टारगेट भी ऊपर का दिया है और हमें पता है माइक्रो फाइनेंस स्पेस में अच्छी मूव्स रही हैं। यहाँ टारगेट 780 की बात की जा रही है और रेजिलिएंट इंडस्ट्री की इस पूरी रिपोर्ट में ट्रिगर की बात कही है और स्ट्रॉन्ग आउटलुक दिखता है उन्हें बिकॉज इंडस्ट्री इज वेरी रेजिलिएंट। लेकिन और AUM ग्रोथ जो बताई है वो भी एक्सपेक्टेड लाइंस पर 25% CAGR की स्ट्रॉन्ग AUM ग्रोथ की बात इस रिपोर्ट में की गई है। अब क्योंकि बैंक्स फिर से वापस आए हैं तो क्या माइक्रो फाइनेंस जो थोड़े से थम गए थे बीच में, अब इनमें फिर से एक नई शार्प रैली शुरू हो सकती है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के चार्ट पर एक व्यू ले लेते हैं। कल तो आपको सिर्फ आधे % की मूव दिखी थी, लेकिन इस पॉजिटिव रिपोर्ट से इंपैक्ट कितना पड़ सकता है, क्या ट्रेडिंग रेंज ऊपर की ओर खुल सकती है, सोनी से समझते हैं। सोनी, आप ट्रैक करते हैं स्टॉक को और इस पर व्यू देंगी? जी प्रियंका जी, मेरे ख्याल से अगर मैं टेक्निकली देखूं तो अभी 50 EMA के नीचे ही थोड़ा ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। सो अगर वो आज क्रॉस कर पाता है, जो कि 600 और 605 का एक रेंज है, वो अगर लेवल को आज इंट्राडे में क्रॉस कर पाता है तो यहाँ से बाउंस बैक आपको दिख सकता है डेफिनेटली 630 लेवल के आसपास। बट अगर आज नहीं क्रॉस कर पाता है तो मेरे ख्याल से इसको थोड़ा डिप से लेने के लिए बेहतर रहेगा। आप 575 के रेंज जो कि आपको दिखे तो उसी डिप में से आप इसको बाई कर सकते हैं, बिकॉज इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा सपोर्ट है अराउंड 555 का। तो आप 575 के रेंज में से इसको बाई कर सकते हैं, 555 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तभी आप इसमें इसको रिवर्सल देख सकते हैं 630 के तरफ जाते हुए। ठीक है, 630 की तरफ जाते हुए आप यहाँ स्टॉक को देख सकते हैं, लेकिन बाय करने के लिए जो रेंज बता रही है सोनी वो लगभग 575 के पास, यानी यहाँ से 20 रुपए तक के नीचे के लेवल्स के आसपास, उस रेंज में आप खरीदारी कर सकते हैं। एक बार शुगर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। हालांकि शुगर स्टॉक से जुड़ी हुई एक और अपडेट, हम विश्वमोहन ने भी कुछ रिसर्च हमारे लिए तैयार किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो एक डैम कैपिटल की शुगर सेक्टर पर रिपोर्ट आई है, वहां पर बलरामपुर चीनी हो, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो, सारे जो शुगर के काउंटर्स हैं और उन पर टारगेट प्राइस ऊपर का दिया है। डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस ये मूव हो रहे हैं, ये बड़ा रीजन है। और दूसरा ट्रिगर एथेनॉल ब्लेंडिंग का, ये दोनों ट्रिगर्स बाजार को पता है और ये स्टॉक रिएक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अब भी कितनी स्ट्रीम बाकी है, क्योंकि चले हुए काउंटर्स हैं, क्या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? क्योंकि एक थोड़ी सी वरीसम न्यूज हम तक अब से कुछ देर में विश्वमोहन भी लेकर आएंगे शुगर के उत्पादन को लेकर, जो शायद 4 साल में सबसे कम भी हो सकता है क्योंकि डेफिसिट रहा है रेनफॉल का। अभी शुगर स्टॉक्स क्या उसी तरह का मोमेंटम जय आप बताएं दिखा रहे हैं या आप थोड़ी सी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे? शुगर स्टॉक्स पर मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक्स में काफी बज बन रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर काफी एक कंसोलिडेशन जोन में था। पूरे वीकली चार्ट पर हम देखें तो पूरा साल जैसा एक कंसोलिडेशन जोन पर था और ब्रेकआउट आया, तब ब्रेकआउट ये सस्टेन भी हुआ। तो मुझे लग रहा है ये अराउंड 360 को के ऊपर जब जाएगा तब अच्छा एक फुल दे सकता है, क्योंकि त्रिवेणी इंजीनियरिंग या इवन बलरामपुर चीनी, शुगर स्टॉक्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग, इवन स्विट्जरलैंड की एक रिपोर्ट आई थी शुगर स्टॉक, शुगर की डिमांड इस साल थोड़ी कंस्टेंट रहेगी। तो ये सब अच्छा पुल बैक दे सकता है, क्योंकि इंडिया में जो एक्सपोर्ट बैन की बात हो रही है तो उसके हिसाब से त्रिवेणी इंजीनियरिंग, बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, ये तीनों मेरे शुगर स्टॉक्स में पिक रहेंगे। और थोड़ा लंबा होराइजन यहाँ पर रखना चाहिए बिकॉज सिक्लिसिटी आती है ये स्टॉक्स में, तो इसके कारण तीनों पर बने रहना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करना चाहिए, थोड़े समय बाद जब ये स्टॉक्स अच्छा खासा रिटर्न देंगे बाद में सोचना चाहिए। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खास बातचीत को हम आगे लेके चलते हैं। वो ये है कि ये बात तो तय है कि बैंक्स पे हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट का व्यू बन रहा है, लेने का समय है, बैंक्स की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म हो रही है। लेकिन विद इन बैंक्स अगर हम देखें तो आपको शायद ध्यान दिया होगा कि HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, आपका एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इसकी बातचीत कम हो रही है। पूरे बाजार का फोकस इस समय SBI, कैनरा बैंक, BOB की तरफ है। तो हमने कुछ डेटा निकाला, हमने देखा कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो शायद रैली का उतना बड़ा हिस्सा अभी नहीं बन पाए हैं जितना PSU बैंक्स बन रहे हैं। क्या ये समय सही आ गया कि प्राइवेट बैंक्स को देखना चाहिए? ये देखिए रिटर्न, PSU बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक चले ही नहीं है और वैल्यूएशन एडजस्ट हो गए, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, धमाकेदार प्राइवेट बैंक के रिजल्ट रहे हैं। ये डेटा देखिए, ICICI बैंक, कोटक बैंक तो चला ही नहीं है एकदम, इनफैक्ट 2-3 साल से अटका हुआ है और फॉरवर्ड मल्टीपल भी उसका करेक्ट होके नीचे आ गया है। तो क्या आपको एक कॉन्ट्रा बेट प्राइवेट बैंक्स पे लेनी चाहिए? मयूरेश, ये डेटा जो स्क्रीन पे चल रहा है, अगर हम इसका सहारा लें तो कौन से ऐसे प्राइवेट बैंक हैं 2 जिन पे आप बेट करना चाहेंगे? इन भाव से, इन वैल्यूएशन से, ट्रिगर्स में कोई कमी नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवरओन भी नहीं है। एब्सोल्युटली अग्रीड, आपकी थीसिस अजय जी काफी वैलिड है और टू द पॉइंट है। सो विद इन दिस स्पेस ऑब्वियसली HDFC बैंक शुड बी देयर ऑन योर वॉच लिस्ट। 2-3 ट्रिगर्स, एक आई थिंक जो इसका बेस है इज सो लार्ज एंड जो मर्ज्ड बेस होगा अभी, एक एक्सेसिबिलिटी टू लो कॉस्ट डिपॉजिट्स HDFC की सिस्टम को मिलेंगी, दैट कैन प्रॉप अप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ अगले कुछ क्वार्टर्स और सालों के लिए। दूसरा, निम कॉम्प्रेशन ऑब्वियस है पूरे सिस्टम के लिए, बट हमारे हिसाब से आई थिंक जो HDFC का निम कॉम्प्रेशन होगा ये बेटर मैनेज्ड होगा। एंड थर्ड, नॉट टू से द लीस्ट, आई थिंक जो बाकी सारे पैरामीटर्स की हम बात करते हैं, इंक्लूडिंग एसेट क्वालिटी, इंक्लूडिंग प्रोविजनिंग जो बैंक बैलेंस शीट पे कैरी कर रही है, और एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एज वेल। आज अगर आप वेटेड रिस्क एसेट्स टू ओवरऑल एसेट्स देखें, इज वेरी वेरी वेल मैनेज्ड कंपेयर टू इट्स ओवरऑल साइज, और इसके वजह से जो वैल्यूएशन कंफर्ट आज आ रहा है HDFC बैंक को लेके, ये अच्छा खासा है। दूसरा, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक भी आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने टू द बैंक इंडेक्स एंड टू द ओवरऑल मार्केट एज अ होल। जो चेंजेस हमने देखे हैं उदय साहब के रेजिग्नेशन के बाद, बट जो एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट आई है नंबर्स में ओवर अ पीरियोडिसिटी ऑफ टाइम, हमें लगता है आई थिंक जो कंसिस्टेंसी है बैंक मेंटेन करेगी, और जो स्ट्रेटेजिक ड्राइव है ये बैंक के पास इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दीज नंबर्स गेट मेंटेन्ड, प्लस वैल्यूएशंस जो आपने राइटफुली कहा व्हिच हैव कम ऑफ कंपेयर टू लॉन्ग पीरियड एवरेजेस, ये थोड़ा एक कंफर्ट फैक्टर देती है। तो आई थिंक ये 2 बैंक शायद प्राइवेट स्पेस से आपके नजर में। तो ये तो बात हुई कि इस वक्त PSU बैंक्स जो चल रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स में जो मूव आ सकती है और इनफैक्ट जो रैली अब शुरू हो चुकी है, क्या उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं आपके लिए पोर्टफोलियो में इन लेवल्स पर ऐड करने के लिए? हमारे साथ जय भी हैं, हमारे साथ विनय रजानी हैं और हमारे साथ किरण है। किरण से समझते हैं, किरण आप कौन सा प्राइवेट बैंक स्टॉक ऐड करेंगे पोर्टफोलियो में इन लेवल्स पर? सो ऑलरेडी इंडसइंड बैंक हमने डिस्कस किया, तो इंडसइंड बैंक हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। 1450 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है वो लग रहा है कि यहाँ से एक लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 1550 तक के टारगेट आप देख सकते हो। सो इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल वे में हमें लग रहा है कि इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंक के पोर्टफोलियो के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरा एक जो प्राइवेट बैंक हमें अच्छा लग रहा है वो है ICICI बैंक। सो ICICI बैंक में भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। सो 970 के स्टॉप लॉस से कोई भी गिरावट आती है ICICI बैंक में भी आप एक अग्रेसिव बैट ले सकते हो। जिस तरह की चार्ट पैटर्न है 1020 से 1030 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपको प्राइवेट बैंक से ICICI बैंक पसंद आता है और यस आपने इंडसइंड बैंक दिया भी था, और पब्लिक सेक्टर बैंक से हमें BOB सोनी ने आज दिया था। इसलिए हमने कुछ खबरों वाले शेयर्स लिए। एक फंडामेंटल कॉल भी जरा ले लेते हैं। आशीष कपूर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं मुनाफे का फंडा। सर गुड मॉर्निंग, आप जरा बताएंगे आप आज अपने कौन से शेयर्स निकाले? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। मेरे मुताबिक मैं थोड़ा सा विपरीत जाना चाहूंगा जो मैं थोड़ा सुन रहा था पहले बाकी पैनल
के व्यू से मेरे मुताबिक जो पब्लिक सेक्टर बैंक की रैली है वो बहुत सालों की अंडर परफॉर्मेंस और नेगेटिव सेंटीमेंट के बाद एक बेस बना के चली है, एंड आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू एंड सो अर्ली। मेरे मुताबिक जो उनके पास अब स्पेस अवेलेबल है वो पिछले 10-12 साल में कभी भी नहीं थी। जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ है इकोनॉमी में और जिस तरह से उनकी बैलेंस शीट्स अब बिल्कुल साफ है, क्लियर है, एनपीएस बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, तो देयर इज इनफ हेडरूम फॉर ग्रोथ। और दूसरा अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से किसी ने भी इन शेयर्स को रिकमेंड नहीं किया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। तो मेरे मुताबिक अभी भी बहुत ग्रोथ है, अभी भी ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई मैंने पहले भी रिकमेंड किए हैं, वो आप लॉन्ग टर्म के नजरिए से अकोमोडेट कर सकते हैं। पर जो इमीडिएट मोमेंटम है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो मेरे मुताबिक अभी हैज स्टिल मोर टाइम टू गो, अभी उसमें भी काफी और जान है और काफी और दम है और जाने का। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जो मेरी पहली पिक है वो है एसबीआई। मेरे मुताबिक अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है तो आप छोटे बैंक जैसे जैसे पीएनबी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तक भी आप जा सकते हैं। पर अगर आप एक सेफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो एसबीआई इज नो ब्रेनर। अभी भी मेरे मुताबिक अभी भी एसबीआई में क्लियर डायरेक्शन है ऑन द अपसाइड, और मेरे मुताबिक 700 का एक टारगेट है जो मेरे मुताबिक आई बी सरप्राइज अगर 6 महीने में नहीं आता। तो ये एक एसबीआई आप एक ऐसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर आप एक सेफली इसको बाय कर सकते हैं करंट रेट पे, एंड होप फॉर एंड द टारगेट इज 700 फॉर 6 मंथ्स। दूसरा जो मेरा पिक है अगेन पीएसयू स्पेस, जो हम देख रहे हैं कि बहुत रीरेटिंग हो रहा है, उसमें है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया हमेशा से बहुत अच्छा वैल्यू पिक रहा है, बट अब जाके उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। मेरे मुताबिक कोल इंडिया हैज ह्यूज स्कोप, स्टिल हैज अ वेरी गुड डिविडेंड यील्ड, एंड मेरे मुताबिक 350 का टारगेट है जो कि इजीली अचीव होना चाहिए 6 मंथ्स में। तो ये दूसरा मेरा पिक है। इसमें कमोडिटी साइकिल भी इसको हेल्प कर रहा है टेलविंड की तरह से, और पीएसयू के ऊपर जो पूरा सेंटीमेंट जो पॉजिटिव हुआ है वो भी हेल्प कर रहा है। तो ये दो पिक्स हैं मेरी 6 मंथ्स के व्यू से, 350 का टारगेट कोल इंडिया एंड 700 का टारगेट एसबीआई का। ठीक है आशीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये दोनों शेयर्स बताने के लिए। दोनों ही अपने अपने सेगमेंट के देश की सबसे बड़ी कंपनीज है। बैंकिंग में एसबीआई सरकारी और कोयले में कोल इंडिया वो भी सरकारी। तो दोनों कंपनीज पे रिकमेंडेशन आशीष जी की। आगे बढ़ते हैं, पूजा से जुड़ते हैं और आपको एक्शन स्टॉक्स वापस से रिकॉल करवा देंगे एक बार। पूजा बताएं आज के एक्शन स्टॉक्स। जी, बॉम्बे डाइंग पर आज नज़र रखिए, हमारी खबर पर मुहर लग चुकी है और इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई और आज स्टॉक में एक्शन भी एक्सपेक्टेड है। मुंबई के वर्ली इलाके की ज़मीन बॉम्बे डाइंग बेचेगी और सुमितोमो रियल्टी के साथ 5,200 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है और हमने ये खबर आपको 18 अप्रैल को ही बता दी थी। तो इस स्टॉक पर नज़र रखिए। डीबी रियल्टी पर भी आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। बोर्ड ने करीब 2.5 करोड़ शेयर 77 रुपये प्रति शेयर पर अलॉट किए हैं और रेखा झुंझुनवाला को करीब 1 करोड़ शेयर्स अलॉट किए हैं और रारे इन्वेस्टमेंट को भी करीब 1 करोड़ शेयर्स यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स कंपनी की इन्वेस्टर मीट हुई थी जिसमें कि कंपनी का कहना है कि 3,700 करोड़ के टेंडर्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2,150 करोड़ की अभी उनकी कुल ऑर्डर बुक है। आने वाले समय में FY23 की अगर बिक्री अगर देखेंगे तो करीब 1.5 गुना ज़्यादा उनकी ऑर्डर बुक है इस वक्त। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं उनके इन्वेस्टर मीट पर, इस पर नज़र रखिए। टीटागढ़ रेल, यहाँ पर भी कंपनी की इन्वेस्टर मीट हुई थी जिसमें कि FY25 तक कंपनी का कहना है कि वो 12,000 वैगन बनाएगी हर साल और FY24 के अंत तक माना जा रहा है कि उनकी जो कैपेसिटी है वो 650 से 680 से बढ़कर 1,000 वैगन के आसपास होने की उम्मीद बताई जा रही है। और आखिर में बात करते हैं NBCC की। यहाँ पर कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर मिले हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम से और सेल से भी कंपनी को करीब 180 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। तो इस खबर के चलते स्टॉक में भी एक्शन एक्सपेक्टेड है। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स हमें समझाने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते आगे और पैनल पर कुछ को भी शामिल करते हैं। कुछ मॉर्निंग बताएं, आज आपके ट्रेड्स क्या हैं? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल देखिए, निफ्टी का ओवरऑल सेटअप अब यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया बिकॉज 20,000 के पुट पे रादर आप एक अच्छा खासा बेस बनते हुए देख रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हालांकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पॉज एक बैंकिंग सेक्टर ले सकता है फॉर जस्ट कपल ऑफ डेज। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, बायस पॉजिटिव है यहाँ पे। इसके चलते अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो प्लेंटी है। मेरे 2 पिक्स हैं। पहला है ग्रैन्यूल्स, इसमें हम कुछ दिनों से लॉन्ग बिल्डअप का एक फेज बनते हुए देख रहे हैं।
तो यहाँ पे जिस तरीके का ऑप्शन सेटअप है और टेक्निकल सेटअप है, ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो 330 340 के दो टारगेट्स के लिए से बाय करें, 310 के करीब स्टॉप लॉस रखें। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज टाइटन। एक ब्रीफ पॉज के बाद यहाँ पे भी एक अच्छा खासा टर्न अराउंड आप होते हुए देख रहे हैं, तो 3300 3330 के टारगेट्स के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस जो है ये आप 3220 का लेके चलें। तो मेरे आज के जो दो पिक्स रहेंगे ये हैं ग्रैन्युअल्स एंड टाइटन। ग्रैन्युअल्स और टाइटन, ये आपकी दो आज बाय रिकमेंडेशन है। अब हमारे साथ पैनल पर प्रशांत भी हैं। प्रशांत मॉर्निंग, आप भी अपने ट्रेड्स बताएं। जी प्रियंका मॉर्निंग। मैं जो दो स्टॉक्स देख रहा हूँ उसमें से फर्स्ट होगा इंडसइंड बैंक। आई थिंक बैंक निफ्टी अभी टाइम आ गया है टू आउटपरफॉर्म एंड इंडसइंड बैंक एक अहम कंट्रीब्यूटर हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1420 1420 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। मैं टारगेट देख रहा हूँ 1495 से लेकर 1500 तक। नेक्स्ट पिक भी मेरा बैंकिंग से ही होगा, पीएसबी, वो होगा एसबीआई। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 578 स्पॉट। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 615 615। मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और केस भी बहुत स्ट्रांग है। कुछ मैं आपसे रिलायंस डिस्कस करना चाहता हूँ। रिलायंस में कल एक चाल बनती हुई दिखी इंट्राडे, क्या ये नियर टर्म में जारी रहेगी? क्योंकि अगर देखें एक महीने में ये 100-125 रुपये घटा ही हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड काफी ठीक लग रहा है। क्या इसमें पोजीशन बना लें अभी? अच्छा देखिए, ओवरऑल सेटअप अगर हम इसका देखें तो जब से जियो का स्प्लिट हुआ था तब से एक लोअर हाइस का पैटर्न यहाँ पे आपको बनते हुए दिखेगा। तो अगर आप नियर टर्म की बात करें तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़े दबाव में रहे। यहाँ पे आपको 20 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज जो बहुत ही करीब हैं, द लेवल्स आर 2460 एंड 2475, दोनों जो एवरेजेस हैं इसी के आसपास हैं। तो उसका भी एक प्रेशर जो है आपको प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। लेकिन जैसा कि आप में हम सब जानते हैं कि रिलायंस इज नॉट टिपिकली योर ट्रेडर फेवरेट काउंटर। यहाँ पे ट्रेडिंग इतनी नहीं होती जितनी इन्वेस्टिंग के लिहाज से इसको लिया जाता है। तो उस लिहाज से ले रहे हो तो पॉजिटिव साइड ये है कि 2400 के आसपास एक अच्छा खासा बेस इसका बना है, स्टॉक रिवाइव कर रहा है। थोड़े से प्रेशर में रह सकता है फॉर द कमिंग डेज, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ले रहे हो सो दिस इज अ गुड एंट्री पॉइंट। और जो आपने वर्ड यूज किया बहुत सही है, व्हिच इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप एंट्री करें तो आपके लिए 2550 और 2700 तक के जो टारगेट्स हैं ये आने वाले कुछ महीनों में प्ले आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये 2400 के थोड़ा नीचे लेके चलें, 2375 के आसपास। तो लंबे समय के लिहाज से ले रहे हो, पोजिशनल बेट ले रहे हो तो रिलायंस के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। जेंटलमैन हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं और आज के क्या खबर है सेगमेंट में जान लेते हैं कौन सा स्टॉक शरद दुबे के रेडार पे है, फिर उस पर एक ट्रेड व्यू लेंगे। बताइए। बिल्कुल, सीआई ऑटोमोटिव जो है फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे बज़ है कि अगले 2 हफ्ते में जो उनकी फॉर्जिंग बिजनेस है जर्मनी की, उसकी वो जो है कंप्लीट कर सकता है सेल। अब याद रखें इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फॉर्जिंग बिजनेस जो जर्मनी की पोर्शन पे है वो लो मार्जिन बिजनेस थी और एक थ्रेट आ रहा था आपके ईवी प्लेयर से यूरोपियन यूनियन में, इसके कारण जो है ये डील हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो कैलेंडर ईयर 2023 में स्ट्रीट का मानना है कि जो सेल रियलाइज होगा उसके कारण फॉरेक्स गेन का एक इम्पैक्ट देखने मिलेगा, तो पीएल जो है एलिवेटेड लेवल्स में देखने मिलेंगे। और जो कैश ऑन सेल जो रियलाइज होने वाली है वो जो है फंड एक्विजिशन के लिए कर सकती है भारत के मार्केट्स में। अब आंकड़ा होता है कितना रुपए जो है आने वाले कंपनी में, और कैश बेसिस पे रफली आप कह सकते हैं 25 मिलियन यूरोज यानी कि 223 करोड़ जो है आपके इंडियन आर्म को मिल सकती है। और ऑफ कोर्स जिससे बिकवाली हो रही है वो एक जर्मनी की प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है मातोरस करके, जिन्होंने ये एक्विजिशन जो है की है। अब ओवरऑल कंपनी की बिजनेस के बारे में बात करें तो 37% ऑफ टोटल रेवेन्यू यूरोपियन मार्केट से आता है। और यूरोपियन मार्केट में 2 बिजनेसेस है, एक है कंपनी की कार फॉर्जिंग के बिजनेस की जहां पे सिर्फ जर्मनी का फॉर्जिंग बिजनेस की जो है बिकवाली हुई है, और दूसरा बिजनेस है जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो है आपका मेटल कास्टिंग का बिजनेस। हमने देखा कि 4 बड़े अहम ऑर्डर्स जो है उनके यूरोपियन बिजनेस में अभी एक्टिव हैं। 2 ऑर्डर्स जो हैं आपके एल्यूमिनियम और स्टील फॉर्जिंग्स में है, और दूसरा वाला है आपके कार गेयर बिजनेस का। ठीक है शरद, ये खबर बताने के लिए कि सीआई ऑटो स्पेस में न्यूज़ क्या है। शेयर भी करीब कल 1-1.5% ऊपर था, आज भी चलने के चांसेस तो लगी रही है, चार्ट देख के तो ऐसा लग रहा है। खैर आगे बढ़ती है। एनबीसीसी की आज की ओपनिंग ठीक हो रही है क्योंकि लेवल्स फ्रीज हुए हैं। जरा मैं स्पीड से आपको दिखाता हूँ। एनबीसीसी जरा दिखाइएगा, ये 4.5% ऊपर खुलेगा, 59 रुपीज़ के आसपास, 6.5 हो गया अब तो। एक बार जरा प्रशांत चेक करके बताएंगे और कितना चलेगा। ये भी एक सरकारी कंपनी है। जी बिल्कुल निपित जी। जी यहाँ पे अगर हम देखें तो कल जो डिप आई है तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आई है, और जो कल का लो बना है 53 का वो बहुत अहम है।
तो इसी को स्टॉप लॉस मान के जस्ट नीचे 50 to 50 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस रखिए। पहला टारगेट आपका जो स्विंग हाई बना था 64 वो होना चाहिए, बट आप अगर ओवरऑल सीरीज देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये 65 68 तक जा सकता है, बट हम डाउन साइड को कैप करेंगे 50 to 50 स्पॉट क्लोजिंग और होल्ड करेंगे फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 65। अब हम अक्षय को वापस अपने साथ जोड़ते हैं। बिग बोल्ड ब्रोकरेज एक बार फटाफट से पता कर लेते हैं, फिर बाजार पे खुलने को है। विमाक्षी। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है डेटा पैटर्न्स के ऊपर। इनक्रेड की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि रोबस्ट ऑर्डर विंस के चलते कंपनी की जो नियर टर्म ग्रोथ है ये एक्सेलरेट होते हुए नजर आ रही है। हाई ग्रोथ सस्टेन हो सकती है जब कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट का शेयर है वो बढ़ता है। इसके अलावा इनक्रेड के एक्सपेक्टेशंस है कि रेवेन्यू कैगर कंपनी करीब 40% पोस्ट कर सकती है FY23 से लेकर FY26 तक। तो लार्जली इन सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते इनक्रेड ने डेटा पैटर्न्स पर कवरेज शुरू की है। ऐड की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस दिया है 3000 रुपये प्रति शेयर का, और करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें तो करीब 45% का अपसाइड पोटेंशियल इन्हें नजर आता है। तो इसी के चलते हमारे रेडार पर डेटा पैटर्न्स इनक्रेड की रिपोर्ट और यहाँ से 40% की ग्रोथ की उम्मीद इस रिपोर्ट में बात की गई है और ऐड करने की सेलर यहाँ पर राय रहेगी। यहाँ से 1000 रुपये का अपसाइड आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिख सकता है। एक बार डेटा पैटर्न के चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। हमें कौन बताएगा? जय से पूछते हैं। चलिए जय, डेटा पैटर्न्स के चार्ट चेक करके आप बताएंगे इमीडिएटली आपको क्या लेवल्स दिखते हैं? तो डेटा पैटर्न्स पर थोड़ा कल के बाद वीकनेस थोड़ा दिख रहा था। अराउंड 100 मूविंग डे की एवरेज के देखे तो अराउंड 1954 के वहां पर स्टॉक आने का ट्राई कर रहा है। स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव हो गया, हाई लो का, बट आज के दिन में जो अपसाइड हम देखें तो अगर वो 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहा और 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया आज के दिन में, तो मुझे लग रहा है वापस से चेंज हो सकता है। 2127 का जो लेवल है उसको ब्रेकआउट देना होगा आज के दिन में, और उसके ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो वापस से 2300 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो थोड़ा कंडीशन बेसिस पर ये स्टॉक को ट्रेड करना होगा। अगर ये लेवल को ब्रेक किया तो निचले लेवल से 1954 के वहां पर जा सकता है, और ऊपर सस्टेन रहा ये लेवल्स के ऊपर तो मुझे लग रहा है 2300 के वहां पर वापस जा सकता है। कुछ और स्टॉक्स जो अच्छे ब्रेकआउट पैटर्न जिनमें दिख रहे हैं उनमें से रिकमेंडेशन के तौर पे स्टॉक्स तो हमारे सामने आ गए हैं। ग्रैन्युल्स कुछ ने लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा सोनी ले चुकी हैं, बैंक ऑफ इंडिया PSU बैंक तो यहाँ एल्गाई इक्विपमेंट्स यहाँ पर भी एक अच्छी मूव दिख रही है। प्रशांत, आप इसमें यहाँ से ऐड करने की सलाह देंगे? जी, अगर आप कल की जो मूव देखे तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, बट परसों ऊपरी लेवल से सेलिंग आई थी। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। डेफिनेटली वर्थ टेकिंग अ रिस्क। 516 कल की क्लोजिंग है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 490 क्लोजिंग बेसिस, और जो टारगेट आपको रखना है वो होगा 565 565। मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। दूसरी बात, बेस बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, और जो मेन चीज नजर आ रही है वो है वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हो रहे हैं, तो बिल्कुल बने रह सकते। ठीक है, एक बार 1.5 मिनट रह गया, क्विकली मान इंफ्रा को लेके आइए। मान इंफ्रा का स्टॉक, क्योंकि जितने भी ये बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज हैं, अजमेरा, मान इंफ्रा, DB रियल्टी, जो मिड साइज ये हैं आपके मुंबई बेस्ड प्लेयर्स, इन सबको अपने फोकस पे रखिएगा। बॉम्बे डाइंग का इम्पैक्ट, रब ऑफ इम्पैक्ट वहां दिख सकता है। कोई ऐसा स्टॉक बॉम्बे डाइंग के अलावा जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक जो आपके रेडार पे होगा? ओबेरॉय रियल्टी एक स्टॉक है जो मेरे रेडार पे है। अच्छा खासा मूव था, मार्केट के साथ करेक्ट हुआ है, बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। यहाँ पे आप लेना चाहें तो 1100 का इमीडिएट स्टॉप लॉस रखें। टारगेट आपका रहेगा 1175 एंड 1200 प्लस का। एक मिनट का समय रह गया, तो आज के गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन बैठा रहे हैं तो आज फिर से हम नए लेवल्स पे खुलेंगे और 127 का लेवल आपको नया लेवल मिल जाएगा। रिकॉर्ड का स्तर है, क्योंकि अब आप ऑल टाइम हाई पे है तो जब भी गैप के साथ खोलेगा रिकॉर्ड ही खोलेगा।
सेंसेक्स भी नए रिकॉर्ड लेवल पे आ चुका है और प्री ओपन के साथ आप एक ब्लॉक डील के भी खबर देख पा रहे होंगे। बॉम्बे डाइन में ही 13.5 लाख शेयरों की एक ब्लॉक डील के लगने की खबर भी हम नीचे फ्लैश कर रहे हैं बैक टू बैक। निफ्टी के जो शेयर्स हैं जो बढ़कर खुल रहे हैं उसमें टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेज और बीपीसीएल खुल रहा है, लेकिन सब में जो परसेंटेज राइज है ना वो 1% तक का ही है, 0.25% तक का, इसलिए कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। गिरने वाले शेयर्स में सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल है जो करीब 0.5% के आसपास, 1/4% इनफैक्ट वो कमज़ोर खुल रहा है। ज़्यादातर शेयर आज प्लस में खुल रहे हैं। मैं अगर आपको कैलकुलेशन से बताऊं तो 45 के करीब शेयर ऐसे हैं 50 में जो कि आज बढ़कर खुल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन आप काफ़ी अच्छी देखेंगे। सरकारी कंपनीज के अंदर शायद एक राउंड की बाइंग अभी आज आपको और देखने को मिल सकती है। ये 1300 शेयर आपको एडवांसेस आए हैं। 50 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी नए लेवल पे खुल रहा है और 67,611 का सेंसेक्स भी आपको दिख रहा है। हम सिर्फ 10 पॉइंट दूर या फिर ये कहें कि ऑलमोस्ट हमने 46,000 को टच कर दिया है। ये 46,003 आप स्पॉट निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर देख पा रहे हैं स्पॉट बेसिस पर। और इसके अंदर हमने देखा है कि बैंकिंग काउंटर्स भी आज भी हमारे कई पैनलिस्ट ने आपको सुझाए हैं, आप उनका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। आते हैं फटाफट से गेनर्स की लिस्ट को चेक करते हैं। टाटा स्टील, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस। और आज हमको कोल इंडिया भी दिया था मिस्टर कपूर ने, वो ये कह रहे थे कि इसको प्लस करके रखिएगा, ये 0.1% ऊपर है। इसके अलावा विप्रो और डिविस्लैब कुछ एक शेयर है। अगर आप स्पीड से दिखा पाएँ वो चारों शेयर, 5 शेयर की सूची जो हम रोज़ चेक करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC, इन्फोसिस, TCS और L&T, ये 5 शेयर्स एक बार ज़रा स्पीड से दिखा दीजिएगा। इनमें कोई भी वेटेज वाला शेयर होगा तो आपकी आंखों से गुजर जाएगा, एक बार पता लग जाएगा कि हाँ इनमें से कोई शेयर कितना बढ़कर खुल रहा है। ज़्यादातर शेयर 1/4% के आसपास ही हैं। हाँ, L&T के अंदर 0.5% के आसपास की मजबूती आपको दिख रही है। ये पहले टॉप 10 काउंटर्स में से भी है गेनर्स की लिस्ट में। आते हैं इसके अलावा नेक्स्ट 50 के अंदर कि वहाँ पे इस समय की ओपनिंग कैसे हुई है पॉजिटिव। जोमेटो 1.5% ऊपर, जिंदल स्टील 1.5% ऊपर, IRCTC एक रेलवे का इकलौता ऐसा काउंटर जो बहुत नहीं चला। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, बहुत नहीं चला, थोड़ा बहुत चला बट ये बहुत नहीं चला, इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज ये शुरुआत में 1 से 1.5% ऊपर है। PI इंडस्ट्रीज़, HDFC, AMC, ABB, इन सब के स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए शुरुआती बेनिफिट इनको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन में और थोड़ा सुधार हुआ और 1520 के आसपास हम अब एडवांसेस के साथ चल रहे हैं। जल्दी से चेक कर लेते हैं 500 वाली कैटेगरी, वहाँ पे कौन से शेयर्स हैं जो मजबूत हैं। सुवेन फार्मा, BBTC मैंने कल भी नोटिस करवाया था आपको, NBCC अब शुरुआत में, और बैंक ऑफ इंडिया आज जय की कॉल थी, इसके अंदर आप आज ट्रेड ले सकते हैं। 40,000 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, अडानी एंटरप्राइजेस, JSW स्टील। अगर आप कॉम्बो चेक कर रहे होंगे सिर्फ पहले 5 शेयर का, तो डिफेंसिव और अग्रेसिव जो हमने आज कहा था कि ज़्यादातर आपको एक्सपोर्ट्स की ट्रेडिंग कॉल में मिलेगा, वह स्क्रीन पर भी मिल रहा है। डिफेंसिव शेयर्स भी हैं कुछ फार्मास्यूटिकल्स के, कुछ एग्रेसिव शेयर्स भी हैं मेटल्स के जो कि आज आगे निकल के आए हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है और ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है बता रही है आपको प्रियंका। क्या छोटे मझोले शहरों में पहले तो टॉप गेनर इस पर सोना कॉमस्टार, ये जो इनकी IA की तरफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, कुछ उससे इंटीग्रेशन स्टार्ट भी कर चुकी है कंपनी, और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि सोना कॉमस्टार में मूव बनी हुई है। 3.5% आज भी तेज है। डालमिया भारत 4.5%, हालांकि नेगेटिव न्यूज़ थी, रोड ब्लॉक्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिगर शुगर का भी है। इस वक्त डालमिया भारत 4.5%। कंटेनर कॉर्प पे भी एक रिपोर्ट है, वहाँ मूव है। PSU बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इनमें आपको मूव दिख रही है। कुछ एंसिलरी काउंटर्स, ऑटो एंसिलरी और डिफेंस, बड़ा गैम्बिट है इनके पास भी। भारत फोर्ज वहाँ 2.5% की मूव है। और फिर से कुछ केमिकल नेम्स लाइक लिंडे इंडिया जैसे नाम वापस आ रहे हैं। दबाव जहाँ है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आज भी आपको दिख रही है। BHEL पर है, पतंजलि फूड्स पर है, टोरेंट पावर पर है, ट्रेंट वीक है और ZB इनफैक्ट वीक है। एक बार स्मॉल कैप में भी देख लेते हैं कि वहाँ कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है। न्यूज़ बेस्ड एक्शन जहाँ जहाँ भी है। और इस वक्त टॉप गेनर जो लूजर्स हैं उसमें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स है। एल्गामी हालांकि एक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा था, लेकिन फिलहाल अभी तो दबाव में दिख रहा है। स्टॉक कल चल भी चुका था। और दूसरे जो चलने वाले स्टॉक्स हैं उसमें जेंसर जैसे स्टॉक जो अच्छी चाल अब तक दिखा चुके हैं। NBCC यहाँ पर आपको 3.5% की मूव है। और फिर से आपको एम्बर जैसे स्टॉक्स में आज मूव तो दिख रही है। इंटेलेक्ट डिजाइन में भी आपको एक मूव है। तो कई सारी पॉकेट्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप में। देखिए खास बात यह है कि PSU बैंक्स और IT जो हमने प्री मार्केट से हम कल से बात कर रहे हैं उसमें अच्छा मूव दिखाई दे रहा है। PSU बैंक इंडेक्स तो न्यू हाई पे आ गई है। SBI को देखिए कितना प्यारा मूव दिखाई दे रहा है। साथ में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो
ये जो लार्ज कैप आईटी है, बर्नस्टीन ने इनफैक्ट एक नोट भी निकाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि टिल्ट रखिए लार्ज कैप आईटी की तरफ, ये इंडेक्स को काफ़ी मदद करती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्टिंगली आज मेटल काउंटर्स भी अच्छे मूव में दिखा रहे हैं, स्टील पर्टिकुलरली, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप भी दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परसों कब आया कब चला गया पता भी नहीं चला, और हरे निशान में मिड कैप स्मॉल कैप, कंफर्टेबली हरे निशान में मिड कैप स्मॉल कैप। मिड कैप 300 पॉइंट ऊपर 1% खुलते ही, स्मॉल कैप 1+% खुलते ही 140। तो परसों जैसे कभी कभी आप रात में सोते हैं, बुरा सपना देखते हैं और सुबह उठते हैं एकदम फ्रेश, एकदम ऐसे ही 2 दिन में लग रहा है क्या ये 1500 पॉइंट गिरे थे मिड कैप स्मॉल कैप। हाँ। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बाजार यही है, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ओपनिंग ट्रेड्स क्या हमारे पैनलिस्ट के बन रहे इस समय। और शुरुआत करेंगे प्रशांत के साथ। प्रशांत, क्या है आपका ओपनिंग ट्रेड? यहाँ पे अजय जी मुझे जो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि स्लाइटली आउट ऑफ द वुड्स वो होगा बिरला सॉफ्ट। अगर हम करंटली देखें तो 508 पे ट्रेड कर रहा है और ये मुझे लग रहा है कि पोजिशनली 565 565 तक जा सकता है, इसको होल्ड करना चाहिए 565 के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 490 क्लोजिंग बेसिस, तो जस्ट आपके 18 पॉइंट की रिस्क है और सामने 60 पॉइंट्स का रिवॉर्ड है 1:3। ओवरऑल पैटर्न बहुत अच्छा है और जो डिप आई थी वहां से अच्छा बाउंस आया है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। दूसरी चीज, ओवरऑल इस पूरी मूव में अगर आप देखें इसने 20 दिनों के एवरेज को ब्रेक नहीं किया, जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है बिरला सॉफ्ट एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल डीबी, ये आपका बिरला सॉफ्ट, बी सॉफ्ट जिसे कहते हैं, काफी अच्छे ओपनिंग मूव्स दिखा रहा है। कुछ आपका ओपनिंग ट्रेड? तो अजय एक स्टॉक जो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है वो है भारत वायर। इस स्टॉक ने कहीं भी अपने की एवरेजेस को तो टच ही नहीं किया। ये जो फॉल आई थी रिसेंटली उसमें भी बस एक ही दिन का ड्रॉप था, जैसा भी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इट जस्ट फेल्ट लाइक अ बैड ड्रीम दैट यू वेकिंग अप फ्रॉम। आई थिंक दिस इज अ साइन कि भाई बुल मार्केट्स ऐसे ही चलते हैं कि भाई एक दिन का करेक्शन कह लीजिए या पॉज कह लीजिए एंड बैक टू देयर ओल्ड वेज। तो इसी के लिहाज से देखिए भारत वायर इस फ्रेम में भी सही बैठ रहा है। बस एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आया था, अब यहाँ से कोई पोजिशनली लेना चाहे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो गया है। 250 का स्टॉप लॉस लेके चले, 275 का पहला टारगेट होगा और 300 ये आपका दूसरा टारगेट होगा। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव, स्टॉक में डिप आया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल। वायर अच्छा चुनाव है आपका। वायर्स एंड केबल स्टॉक्स फोकस में भी हैं आरआर काबिल की वजह से, और आरआर काबिल अगर आप सारे नंबर्स देख लिए तो फेयरली प्राइस्ड है, बहुत अट्रैक्टिवली नहीं है, उससे तो अच्छा लिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी स्टॉक मिल रहे हैं। तो भारत वायर उनमें से एक स्टॉक। सोनी, आपका ओपनिंग ट्रेड? अजय जी मेरा ओपनिंग ट्रेड टीसीएस में रहेगा। काफी टाइम से ये कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट भी दिया है और मंथली हो या पोजिशनली हो या फिर आप इंट्राडे बेसिस में भी सारे सेक्टर्स पे काफी सारे टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रांग है। सो टीसीएस आप बाय कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 3550 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 3700। ठीक है, राइट। किरण और जय भी है हमारे साथ, उनसे भी लेते हैं। किरण बताएं आपका ओपनिंग ट्रेड। सो ओवरऑल देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कंटिन्यू है, तो हमारा जो ओपनिंग ट्रेड है वो जीएनएफसी है। जीएनएफसी का आप डेली चार्ट देखोगे तो क्लियर कट वहां पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और जो ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद का ये ब्रेकआउट है, हमने देखा था कि 2 दिन पहले जो गिरावट आई थी उसमें कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर जो था वो अपने बुलिश जोन को एग्जैक्ट सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकला है। और आगे का अगर थोड़ा पीछे का चार्ट देखोगे तो वहां पे भी 660 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक गैप रेजिस्टेंस के बीच में भी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, हमें लग रहा है कि जीएनएफसी में एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। सो इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल के हिसाब से आपको जीएनएफसी लॉन्ग करना चाहिए करंट मार्केट के हिसाब ऊपर। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस है वो 640 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप एटलीस्ट 700 तक की एक रैली जीएनएफसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जीएनएफसी काफी स्ट्रॉन्ग है पैटर्न, आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। ठीक है, जीएनएफसी आपको अच्छा लग रहा है। केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज आपको मूव अच्छी दिख भी रही है, तो उस पैक से आपने जीएनएफसी पिक किया है। जय, आप क्या लेंगे? कौन सा स्पेस आपके रडार पे है? तो सुबह जैसे हमने बात की थी शुगर सेक्टर पर, तो रेणुका शुगर मेरा आज का पिक होगा। ऑल्दो अभी बात करते ₹1 और बढ़ गया, बट अभी भी हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अराउंड 56.70 का टारगेट रख के यहाँ से चल सकते हैं। 54.5 के अराउंड अभी चल रहा है और 53 का अराउंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में हमने देखा तो 5 मिनट्स के जो चार्ट है वहां पर एक ब्रेकआउट दिया है विथ वॉल्यूम है, आरएसआई पॉजिटिव क्रॉसओवर पर है और पाइवट चार्ट पर R2 के ऊपर चला है। तो मुझे लग रहा है आज के दिन में ये बस बना सकते हैं सुपर सेक्टर्स स्टॉक। और सुबह भी बात हुई थी तो सेम टू सेम रिट्रेशन हो रहा है और 56.70 का टारगेट है।
जेंसर टेक्नोलॉजी एक और शेयर है जिसकी आज का शुरुआती कैंडल और वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या ये नए लेवल्स की तरफ यानी कि 570 की तरफ बढ़ रहा है जहाँ इसका रेजिस्टेंस है? जेंसर टेक्नोलॉजीज दिखाइएगा ज़रा स्क्रीन पर, जेड से मिलेगा, ZENSAR। प्रशांत जी एक बार जरा शेयर को चेक कीजिए, 537-38 के आसपास ये शेयर चल रहा है, 570 का टारगेट है, आ जाएगा या फिर फ्लॉप होगा? जी डिम्पी जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि परसों का लो जो बना हुआ है 513 वो एक अहम सपोर्ट है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो पिछला स्विंग हाई बना हुआ है 565, यहाँ तक तो ये कंफर्टेबली जा सकता है। बट मुझे लग रहा है कि अगर ये 565 के ऊपर क्लोज हो तो शायद ये 600 के लेवल भी दिखा सकता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ रही है और जस्ट पिछले कुछ दिनों में नहीं तो ऑलमोस्ट आप देखो तो मंथ ऑफ जुलाई से लेके अभी तक ये कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है। तो बिल्कुल ले सकते हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे 515 और टारगेट 1 जस्ट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 565 क्योंकि वो रेजिस्टेंस है। बट मुझे लग रहा है ये 600 तक जा सकता है। कुछ एक शेयर है सुवेन फार्मा के नाम से है, सुवेन फार्मा, एक बार आप जरा चेक करेंगे, उसके मैं भाव बता देता हूँ। अभी वो भी है 536 के आसपास का, एक कंसोलिडेशन का रेंज पार करके आज इसने एक हल्का गैप दिया है। क्या करना चाहिए इसमें? इसमें बिल्कुल रहना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन ना हो तब भी एक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करें क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे स्लाइड हो रहा है। तो फ्रेश एंट्री मैं कह रहा हूँ कि कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, पहले स्टॉक को सेटल हो जाने दीजिए। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो जिस तरीके का ओवरऑल आप सेटअप देख रहे हैं यहाँ पे आप बिल्कुल बने रहें। स्टॉप लॉस लेके चले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रादर 525 का, जो इसने अभी ये रिसेंट हाई बनाए हैं 550 और 555 के जोन्स के आसपास के, यहाँ तक ये फिर से जा सकता है। इनको क्रॉस होते ही आपको 580 के लेवल्स भी दिखेंगे। तो दिस इज मोर फॉर दोज जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो। नई पोजीशन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को सेटल होने दे आज सुबह, फिर हम फ्रेश एंट्री की बात करेंगे। राइट, तो ये तो हुई सुवेन फार्मा पर। कल यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स भी थे, डिलीवरी वॉल्यूम्स भी अगर आप बात करें तो। लेकिन कुछ और ट्रेड्स भी लेते हैं। फोर्जिंग काउंटर्स में आप फिर से अच्छी एक मूव देख रहे हैं। इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्पेस में भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स, गैब्रियल जैसे काउंटर्स में फिर से आपको एक अच्छी मूव दिख रही है। ऑटो थोड़ा सबड्यूट चल रहा है, लेकिन ऑटो एंसिलरी में ये कुछ पॉकेट्स हैं जो अच्छी मूव पे है। भारत फोर्ज जैसे काउंटर्स रडार पे होंगे सोनी? आई थिंक ऑटो में भारत फोर्ज, मारुति, बजाज ऑटो काफी स्टॉक्स चल रहे हैं, बट भारत फोर्ज एक कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर से ही मतलब वो अप ट्रेंड पे कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर आपको डिप मिलता है तो ही आपको लेना चाहिए। अभी अराउंड 1100 या फिर 1080 इसी रेंज के अंदर अगर आप लेंगे डिप में तो बेहतर रहेगा। स्टॉक अच्छा है, पोजिशनल बेसिस पे काफी चलने की आप इसमें देख सकते हैं अप मूव अराउंड 1180 टू 1200 लेवल्स, बट डिप मिलते ही आप इसको ले सकते हैं। इसका नीचे का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1050 का, तो उसी लेवल के अनुसार ही आप इसको बाय ऑन डिप्स पे ले सकते हैं। बैक टू बैक अप सर्किट के बाद आईटीआई में 5% की कमजोरी नजर आ रही है और इसीलिए इस तरह के फैंसी स्टॉक जिनका लो फ्लोट होता है बहुत, अगर आप अर्ली हैं गेम में तब तो आप उसको राइड करिए स्टॉप लॉस लगा के, वरना एक या दो सर्किट के बाद चेज करने में चतुराई नहीं होगी। देखिए डेज लो की तरफ कहीं आप लास्ट ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जेंसर आपको डिम्पी ने नोटिस कराया, बीसॉफ्ट कुछ ने दिया। एक तीसरा स्टॉक मिड कैप आईटी से मैं आपको नोटिस करा दूं जहां पे मूव बनना शुरू हो रहा है, वो है एम्फोसिस के स्टॉक को लेके आइए। देखिए जेंसर 8% ऊपर डेज हाई, एम्फोसिस भी उस तरफ जा सकता है क्या? मयूरेश, मिड कैप आईटी में कौन से बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इनएक्सपेंसिव स्टॉक्स आपको दिखते हैं? बचे नहीं अजय जी, काफी स्टॉक्स चल चुके हैं एंड इवन एट मार्केट्स में ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं, स्टॉक्स एक्सटेंड हो चुके हैं फ्रॉम दी मूविंग एवरेजेस, इसलिए थोड़ा आई थिंक सावधानी बरतनी चाहिए इसमें। आई थिंक जो टेलविंड्स है सेक्टर के लिए, इसके वजह से ये स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे हैं। जितनी प्राइसिंग प्रेशर टॉप टियर आईटी कंपनीज में देखी है उतनी मिड टियर आईटी कंपनीज में देखी नहीं है। दूसरा जो कमेंट्री सराउंड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, कांस्टेंट करेंसी हो या डॉलर टर्म्स में, दे आर मेंटेनिंग देयर स्टांस इवन नाउ। जितनी भी इन्होंने हिट लेनी थी वेज कॉस्ट के वजह से, अप्रेजल्स के वजह से, सो ऑन सो फोर्थ, हैव ऑलरेडी बीन टेकन, इसलिए मार्जिन्स में भी बहुत कुछ कमी दिखेगी नहीं इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। और जो इनकी टिपिकल टिकट साइजेस रहती हैं अजय जी, बिटवीन $1 million, $5 million, मैक्सिमम $10 million, यहाँ पे कोई अभी तक रुकावट दिख नहीं रही है बिकॉज द यूएस इकोनॉमी प्रॉब्ली लुक्स
reasonably placed and resilient at this point of time. फिर टेलविंड्स को मद्देनजर आई थिंक काफी आईटी स्टॉक्स है जो मोमेंटम में है, जहां पे आई थिंक मोमेंटम बरकरार रह सकता है, बट विद इन द स्पेस इटसेल्फ आई थिंक मुझे लगता है परसिस्टेंट हुआ, कोफोर्ज हुआ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये जरूर ध्यान पे रखा जा सकता है, बट अगेन कीप इन माइंड एक्सटेंडेड है, वैल्यूएशंस आर नॉट इन द कंफर्ट जोन एट ऑल। देखिए बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स में सब में आग लगी हुई है। बॉम्बे बर्मा, बॉम्बे डाइंग तो है ही, आप लेके आइए गोदरेज प्रॉपर्टीज, आप लेके आइए आपका ये देखिए बॉम्बे बर्मा 7%, बॉम्बे डाइंग भी चल रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज आप लेके आइए, ओबरॉय 3% ऊपर, आप ले आइए मान इंफ्रा, और आप लेके ये देखिए मैक्रोटेक 1%, मान इंफ्रा 2% ऊपर, और आप अजमेरा रियल्टी भी लेके आइए। ये भी पूरा मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट, पूरा पैक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट इस बॉम्बे डाइंग डील की वजह से बजिंग हो गया। इस समय बहुत शानदार काम हो रहा है। कल वेस्टलाइफ ने, आपको याद होगा कि शरद दुबे कह रहे थे कि वेस्टलाइफ ने 4000 करोड़ का टॉप लाइन टारगेट रखा है और 2000 करोड़ का करंट है, मतलब 4 साल में डबल करना चाहते हैं स्टोर काउंट। आपको पता है कि आजकल कोई घर में रोटी सब्जी दाल चावल खाना नहीं चाहता है, सबको चाहिए बर्गर्स, स्पेशली फ्राइडे सैटरडे संडे। ये देखिए 6 महीने में 40% ऊपर। आप क्यों मुस्कुरा रही हैं प्रियंका जी? क्या मैं सोच रही हूँ, मुझे लग रहा है आपकी घर की कहानी तो नहीं कहती मैंने गलती से? काफी इमोशंस के साथ कही तो मुझे लगा शायद आपने अपने दिल की बात कही। फ्राइडे सैटरडे संडे किचन शटडाउन हो जाते हैं। अर्बन इंडिया में यही चीज रूरल इंडिया में भी जा रहा है, मिड टियर, टियर 2, टियर 3। आप देखिए यस नो का क्विक पोल कर लेते हैं, हमारे पूरे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सब फैमिली वाले लोग हैं, लेके आइए सारे पैनलिस्ट को, यस और नो में जवाब दीजिएगा। मयूरेश आपसे शुरुआत, फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे और संडे आपके किचन की, आपके घर में किचन की ऑपरेटिंग कैपेसिटी घट जाती है या बढ़ जाती है? मयूरेश घट जाती है ना? जय पटेल हाफ हो जाती है सर। हाफ हो जाती है। प्रशांत आपकी? जी सिर्फ सैटरडे इवनिंग को कम हो जाती है, बाकी दिन तो नॉर्मल रहती है। सैटरडे इवनिंग डेफिनेटली कम हो जाती है। अच्छा सैटरडे को कम हो जाती है ना, सही बताया ना सोनी? हो जाता है। ओके हमारे पीसीआर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लग रहा है वहाँ कैपेसिटी कम हो गई है। लेके आइए सारे हमारे पैनलिस्ट को विंडोज में, डायरेक्टर साहब। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चीनी स्टॉक्स में ये जो चाल आ रही है, ये एक तो बायो, आपने इसके ऊपर काफी स्टडी की हुई है, बायो रिफाइनरीज, बायोफ्यूल, तब से एक नई चाल चल रहे हैं ये स्टॉक्स, राइट? नहीं तो G20 के बाद सभी को पता है बायोफ्यूल वाला, लेकिन किन किन चीजों से बायोफ्यूल बनने वाला है? वेजिटेबल लेकिन चीनी वालों को इमीडिएट ट्रेड दिख रहा था ना। हाँ, उसके बाद से स्टॉक ये सारे चल रहे हैं, बड़े वाले जो हैं सारे चले हैं इनफैक्ट। लेकिन वो जो एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आप भी कल शेयर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन शायद डेफिसिट मॉनसून के कारण क्या हिट हो सकती है आने वाले टाइम में, वो जरूर एक बार कंसीडर करना होगा। लेकिन अभी तो देखिए, लेट्स डांस टिल द टाइम म्यूजिक इज ऑन। मयूरेश, एक स्टॉक में डिस्कस करूंगा, प्रियंका जी मिस कर गई होंगी, उसको ट्रैक करना बिल्कुल मुझे, क्योंकि इसका नाम है ही नहीं शुगर, उसका नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। उसमें कहा आधे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसके अंदर आधा धंधा शुगर का है, बहुत कम लोग जानते हैं। आपको पता था प्रियंका? पता है, बिल्कुल 60% इसका जो चीनी का धंधा है, वो देश की सबसे बड़ी चीनी की कंपनी का 60% है। बलरामपुर का 60% चीनी का धंधा इस कंपनी में छुपा हुआ है, और मार्केट कैप ऑलमोस्ट आधा है। तो इसमें आपको इंजीनियरिंग का धंधा फ्री मिल रहा है ऑलमोस्ट, राइट। तो लोगों को ऐसा लगता है, एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग में अच्छी मूव आ सकती है। भाई मयूरेश, आप त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे बेट करेंगे? जिनके पास से बने रहना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट अजय जी, इनका जो इंजीनियरिंग और वाटर ट्रीटमेंट का कारोबार है ये काफी ठीक ठाक है और अच्छे मार्जिन वाला कारोबार है। सो दे आर कैरिंग एन ऑर्डर बुक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1600 करोड़ 1700 करोड़ कंबाइंड विद दीस टू बिजनेसेस इटसेल्फ। और अगर आप इसका प्रेजेंटेशन देखें, एक बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है, शुगर के ऊपर उनका एक बहुत डिटेल्ड स्लाइड्स है, इंजीनियरिंग के ऊपर इनके डिटेल्ड स्लाइड्स हैं, और इनके जो बाय प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, यहाँ पे भी इनको अच्छा खासा मूल्य आ सकता है। तो आई थिंक कोर बिजनेस जो इंजीनियरिंग वाटर ट्रीटमेंट का है वो ठीक ठाक है, बाय प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू गार्नर एडिशनल अदर इनकम, और कोर शुगर बिजनेस जो इनका है अलॉन्ग विद एथेनॉल या डिस्टिलरी कैपेसिटीज जो हम जानते हैं, ये ठीक ठाक है। तो मुझे एक कॉम्बिनेशन है ये पूरे धंधों का। ऑब्वियसली अगेन द स्टॉक हैज मूव्ड अप सिग्निफिकेंटली विजय जी, तो जिनके पास है वो बिल्कुल ये मोमेंटम पॉइंट है।
तो ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग को हमने इनफैक्ट अजय आपको याद होगा सोमवार को भी बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था आपने स्टॉक को, और वहां से आप देखें तो चल रहा है, तब से भी चल रहा है, और पिछले 6 महीने से भी आप इस मूव को देखें, इसमें केस है देखने का। ठीक है, फंडामेंटल केस काफी मजबूत बन रहा है इसमें। ओके, तो यानी सिर्फ 30% की चाल 6 महीने में एक स्टार्ट है, बड़ी चाल और बाकी है, अब इस स्टॉक को जरूर ध्यान में रखें। लेकिन आज सारे मेटल स्टॉक अच्छी बाउंस बैक दिखा रहे हैं। हिंडाल्को टॉप गेनर है इस वक्त 2.5% के साथ। स्टील काउंटर्स में टाटा स्टील हो, साथ ही JSW स्टील हो, फिर से आपको रडार पर क्या रखने चाहिए? थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या फिर से एक लेग अप शुरू हो गई है इन पे? प्रशांत, स्टील काउंटर को ऐड करेंगे आप या फिर मेटल इन स्पेसिफिक? प्रियंका, यहाँ पे एक चीज जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि पहले जब मेटल्स में ट्रेंड पकड़ता था, जिससे हम वर्ड यूज करते हैं ट्रेंड, तो वो 3 महीने 4 महीने तक चलता था। अगर आप टाटा स्टील को देखो, डिप्स आती है, हायर टॉप्स हायर बॉटम, अभी सिर्फ स्पाइक्स आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहता हूँ। बट अगर हम आज के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है JSW स्टील काफी अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहा है, और टाटा स्टील भी, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं दोनों के ही लेवल दूंगा। अगर आप JSW स्टील देख रहे हो तो करीबन 820 पे चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए 809, और अगर आप टाटा स्टील ट्रैक कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए करीबन 128, 128। तो इनमें से कोई भी एक चुनिए, दोनों मत चुनिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि स्पाइक्स आते हैं उसके बाद ये फिजल आउट हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। दो शेयर अभी हमने शुरुआत में डिस्कस किए थे, दोनों के अंदर क्या ज़बरदस्त मूव आया है। फर्स्ट तो जेंसर टेक्नोलॉजी, प्रशांत जी आपको शुक्रिया, आपने अच्छे से उस समय बताया भी था कि प्लस किया जाए। अब ये शेयर 8 से 9% ऊपर हो चुका है, उस समय करीब 4.5-5% था। और एक शेयर है NBCC, जिसमें शुरुआती वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना था और अब वो भी डेज़ हाई पे है 8.5% की बढ़त के साथ। तो दोनों शेयर्स आपको हमने जैसे मूव आने को था वैसे ही बताया। एक शेयर और भी है इसी तरह का लिस्ट में, क्या वो चल सकता है? एक नहीं, अब तो 2 हो गए हैं। पहला है अवंती फीड्स। खुश जरा आप चेक करना, अवंती फीड्स मेरे को अभी प्लस करना है, 4% शेयर ऊपर है। वॉल्यूम और पैटर्न देख के ऐसा लग रहा है कि ये आज और कल 2 दिन में अच्छा चल जाएगा। एक बार इसको चेक करो, फिर एक शेयर और पता करूंगा। टिम्पी बिल्कुल कर सकते हैं। करेक्शन का एक दौर निकल चुका है और 440 के आसपास का इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, 445 टू बी प्रिसाइज, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और आपने सही कहा, शुरुआती सत्र के हिसाब से तो इसमें वॉल्यूम काफी अच्छा है, तो अगर आप नियर टर्म के हिसाब से भी लेना चाहें तो इसमें एंट्री ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 460 और 475 के निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस जो है आप लेके चले करीब 435 के आसपास। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, गैप अप सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम बैक, तो यहाँ पे और अपसाइड देखने मिल सकता है। शेयर को मार्क कर लीजिएगा अपने वित्तीय सलाहकारों से, अगर पूछना चाहें तो ज़रूर पूछेगा। एक और शेयर है वो है MMTC, ये वापस से स्पीड पकड़ रहा है। एक बार हमने पहले भी आपको नोटिस करवा के बताया था कि बैक टू बैक सर्किट्स पे जा सकता है, 5% ऊपर है। एक बार जरा खुश आप इसको वापस से चेक करो, MMTC, ये शेयर भी प्लस करें क्या? सिमिलर स्टोरी हियर आल्सो डिम्पी। यहाँ पे भी देखिए जो प्रॉफिट बुकिंग थी ये ओवर हो चुकी है। कल का एक ग्रीन टिक था, आज फिर से स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा एंट्री मिल रहा है। ओवरबॉट टेरिटरीज में चला गया था बट ये कूल ऑफ हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो गया है। नियर टर्म में आप ले रहे हो तो 66 और 69 के जो 2 टारगेट्स हैं इनके लिए बाय करें। स्टॉप लॉस जो इसका 60 का सपोर्ट जोन है इसके पास लेके चलें, तो यहाँ पे भी मोमेंटम आपको वापस लौटते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। SBI में अभी एक ब्रेकआउट आया, देखिए 1.25% फ्लैट के बाद, हरे निशान में खुलने के बाद अचानक 1% ऊपर डेज हाई की तरफ। रिलायंस को भी लेके आइए, इंडेक्स में मदद करता हुआ नजर आ रहा है। हरे निशान में करीब 10-11% वो भी इसमें बढ़ा हुआ है। और TVS मोटर्स, इसको आपको अपने रेडार पे रखना ही रखना है। क्यों रखना है जी? बिल्कुल रखना है, क्योंकि इसमें देखिए करीब 1450 का भाव है इस समय। ओला इलेक्ट्रिक का IPO आने वाला है, $6 बिलियन का ओला इलेक्ट्रिक का IPO की कहानी शुरू हो गई है, जो आई एम श्योर आपने पेपर में पढ़ी होगी। तो उससे क्या लेना देना है जी? लेना देना है, बिल्कुल है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक के कंपेरेबल अगर किसी EV 2 व्हीलर का धंधा है तो वो TVS मोटर्स में। और रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन रही है EV की। EV के तो जबरदस्त काम हो ही रहा है, 2 व्हीलर नहीं, ओवरऑल स्पेस में भी करेक्ट। हम जितना, अरे हम लोग, आप देखिए ज्यादा दूर मत जाइए, रोड पे देखिए कितनी चल रही है, करेक्ट, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, हम सबकी सोसाइटीज में घुसती चली जा रही हैं। तो ये अडॉप्शन जो है 2 व्हीलर का काफी तेज गति से हो रहा है, जो हमने शायद सोचा नहीं था। लेकिन
टीवीएस मोटर्स का जो ईवी का धंधा है वो 60% ऑफ ओला इलेक्ट्रिक है लगभग। वो 17,000 19,000 बेचता है गाड़ियां, ये 13-14,000। इतना बड़ा मार्केट शेयर हमारे पास भी है टीवीएस में। ठीक है, लेकिन $5-6 बिलियन का आपको ओला इलेक्ट्रिक का वैल्यूएशन लग रहा है IPO का, जिसका काम चालू हो गया था। 6 बिलियन मतलब 50,000 करोड़, राइट। लेकिन पूरी कंपनी टीवीएस मोटर आपको 60-65,000 करोड़ मिल रही है, तो बहुत सस्ता मिल रहा है टीवीएस मोटर। 20-30% का गेम बन सकता है। मरेश, क्या ये रीजनिंग फेयर है? वो एब्सोल्युटली फेयर है। और आप अगेन कमिंग बैक टू द एंटायर आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑटो एंसिलरीज, आप वो कंपनीज को फोकस करें जो दोनों को पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं। टेक इन केस इन पॉइंट PM इंडस्ट्रीज, जो एक बहुत बड़ा सप्लायर है बोथ ओला के लिए भी और टीवीएस हीरो के लिए, एज फार एज LED लाइटिंग्स आर कंसर्न फॉर इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स एंड द बेसिक मॉडल्स एज वेल। तो बिल्कुल आपकी रीजनिंग सही है इन द सेंस ऑफ अ बिगर प्लेयर लाइक टीवीएस हैविंग शेयर। बट जो बाकी एंसिलरी प्लेयर्स हैं जो इनको ऑटो पार्ट सप्लाई कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, लाइक FIAM, लाइक मिंडा कॉर्प जो आपने दिखाया अभी, आई थिंक इवन दे कैन इंक्रीमेंटली डू बेटर विद दिस IPO किक्स। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो बात हुई टीवीएस मोटर की। उनो मिंडा आपको काफी पसंद आता है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो आपको इस वक्त रडार पर रखना चाहिए। मेटल्स आपको वापस आते हुए दिख रहे हैं, तो अगर PSU बैंक्स दिख रहे हैं, बैंक्स दिख रहे हैं, तो हाउसिंग फाइनेंस काउंटर्स में भी आपको मूव दिख रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कुछ एक बार आप चार्ट चेक करके बताएं। 3.5% की मूव इस वक्त है, क्या और तेजी बढ़ सकती है इसमें? बढ़ सकती है। यहाँ पे आप देखें जो रेजिस्टेंस जोन था उसको क्रॉस करके आज अभी भी ट्रेड कर रहा है, कंफर्टेबली प्लेस्ड है। थोड़ी सी इसमें चिंता बस मुझे यही है कि यहाँ पे अगर आप कॉल ऑप्शंस देखेंगे तो 460 470 के जो स्ट्राइक्स हैं यहाँ पे आपको अच्छा खासा बेस दिखेगा। बट आई सपोज अगर थोड़ी देर और यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे आपको अनवाइंडिंग देखने मिल जाएगी, एटलीस्ट एट द 460 स्ट्राइक्स जो अब इन द मनी हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप अभी भी पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं। नियर टर्म में आप 480 और 495 के दो टारगेट्स के साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है ये 455 के करीब लेके चले, जहां पे रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। ओके, ये देखिए निफ्टी 20,150 के पार हो गया। ये देखिए परसों का बाजार देख के किसी का हाथ नहीं चल रहा था और ये निफ्टी ने तो गजब कर दिया। देखिए बाजार का टिल्ट साफ तौर पे लार्ज कैप की तरफ आ गया है। कम चले हुए लार्ज कैप्स की तरफ नजर बनाई है, बाजार को खींच रहे हैं, निफ्टी को खींच रहे हैं। निफ्टी ने 20,160 का टॉप बनाया। प्रशांत, जिस हिसाब से मोमेंटम निफ्टी में आ चुका है, इस सीरीज एंडिंग क्या पॉसिबिलिटीज है? जी अजय जी, सीरीज एंडिंग नहीं पता, बट मैं जो लेवल ट्रैक कर रहा हूँ फ्यूचर्स में फॉर इंटरमीडिएट स्विंग हाई वो होगा 20,260, 20,260 फ्यूचर्स पे। तब तक मुझे लग रहा है कंफर्टेबली ये मूव चलेगी। वहां से एक डिप आ सकती है और वो डिप किस तरह से बाय होगी उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम 20,500 तक जा सकते हैं। फिलहाल ये जो रैली चल रही है फ्यूचर्स में, मैं और 70 पॉइंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 20,260 तक मेरी एक्सपेक्टेशन। ये तो गई निफ्टी की बात। आप रियल एस्टेट की बात करिए प्रियंका जी। DB रियल्टी पर नजर डाली आपने? वहां पे राकेश के फंड ने, राकेश जी एंटरप्राइज ने ब्लॉक लिया है। एक बार लेके आइए और वो खबर भी लेके आइए। 3% ऊपर डेज हाई पे DB रियल्टी पहुंच गया है। राकेश जी ने कितना ब्लॉक लिया है, लेके आइए डेटा साहब। उन्होंने 1 करोड़ का लिया है लगभग। 1 करोड़ रुपए का या 1 करोड़ शेयर? 1 करोड़ शेयर्स लिए हैं। 1 करोड़ शेयर लिए हैं 77 रुपए पे। हाँ 77 के भाव 2.5 करोड़ 155 का भाव है। कुछ गड़बड़ है यहाँ। 2.5 करोड़ शेयर रेखा जुनवाला इन्वेस्टमेंट के शेयर, या ये तो कुछ कन्वर्जन हुआ है। इसके डिटेल में जाते हैं, कुछ ब्लॉक डील। लेकिन चार्ट्स अगर देखा जाए जय, तो DB रियल्टी के चार्ट्स कैसे दिखते हैं? तो DB रियल्टी के चार्ट्स वीकली बेसिस पर जाए तो वहां पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। ब्रेकआउट ऑल्दो नहीं आया, बट ये ब्रेकआउट सस्टेनिंग आ जाएगा मुझे लग रहा है। यहाँ से लेके 155 का ऑल्दो सब रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन हो रहा है और डाउनफॉल नहीं देखा, तो मुझे लग रहा है ये काफी पॉजिटिव भी है। वीकली चार्ट पर 3% का नेगेटिव रिटर्न है, बट ओवरऑल आज के दिन का जो पॉजिटिव है तो वहां से मुझे लग रहा है अपसाइड आ जाएगा। 160 के लेवल को पार करने के बाद ये स्टॉक अराउंड 190 के लेवल्स तक जा सकता है। मंथली चार्ट पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो ये सब पॉजिटिवनेस हम देख सकते हैं। ये स्टॉक पर सस्टेनिंग है
तो 190 के लेवल्स मुझे जल्दी के दिनों में ये स्टॉक पर आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से अराउंड 1 मंथ के होराइजन के लिए मुझे लग रहा है 190 के लेवल्स आ सकते हैं ये स्टॉक में। बजिंग काफी स्टॉक है और रियलिटी स्पेस जैसे हमने 2 घंटे अभी डिस्कस किया, तो मुंबई और इवन दिल्ली दोनों जगह पर रियलिटी स्पेस पर ज्यादा एक फोकस चल रहा है। ठीक है, ऑल राइट। और आज अच्छा खासा मूव है आपको पूरा रियल एस्टेट पैक में। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में, सेक्टोरल गेनर्स में अगर आप देखें तो इस वक्त आपको रियल एस्टेट पैक में अच्छी खासी मूव है। पहला नंबर पे आपको मेटल दिख रहा है, पीएसयू बैंक्स, और फिर आपको रियल एस्टेट पैक्स दिख रहे हैं, रियल एस्टेट सेक्टर दिख रहा है जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग मूव दिख रही है। ठीक है, लेकिन इस बीच कुछ और काउंटर्स जो लार्ज कैप से इस वक्त अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, उनमें यूपीएल जैसा काउंटर भी है जो 2% तेजी के साथ वापस आया है। कल थोड़ा प्रेशर था इस पर एक न्यूज के कारण, लेकिन आज देखिए 2% की तेजी के साथ 620 के पास अब यूपीएल हो चुका है। क्या इसे सोनी इन लेवल्स पर ऐड करेंगी आप? डेफिनेटली प्रियंका जी, आई थिंक यूपीएल एक कंसोलिडेशन के बाद छोटा सा ब्रेकआउट निकाला है, उसके बाद दोबारा कंसोलिडेट कर रहा है 610 और 620 के रेंज के अंदर। मेरे ख्याल से आज अगर ब्रेकआउट दे ही देता है 620 के ऊपर सस्टेन भी करता है तो ये अच्छा खासा आपको रैली दिखाएगा टिल 640। तो आप इस लेवल में भी बाय कर सकते हैं। 610 का ही स्टॉप लॉस लगा के आप इसको 640 के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। 40 के टारगेट्स आप यूपीएल पर यहाँ रिकमेंडेशन दे रही हैं, ठीक है। एनआईटी के स्टॉक को एक बार देखते हैं। 20% का सर्किट इसमें लगा था और इनमें भी एक न्यूज़ है, इन्होंने अपनी कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म वहाँ कुछ रीजेक्ट किए हैं, कुछ नए अनाउंसमेंट्स किए हैं, लॉन्चेस भी कुछ नए किए हैं और उसके चलते एनआईटी लर्निंग सिस्टम्स आज तो खैर 1.5% की तेजी के साथ है। लेकिन ये स्टॉक क्या रडार पे रखना चाहिए किरण? बड़ी मूव आ सकती है क्या यहाँ से भी? किरण नहीं है, जय है हमारे साथ। जय, आप ट्रैक करते हैं? So just a second. NIIT, right? Right. या सो NIIT पर हम देखें तो काफी एक स्टॉक काफी चल गया है, तो अभी तो चेज नहीं करना चाहिए। किसी के पास है तो होल्ड करके रखिए, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं करते। जब परफॉर्म करते तब बहुत वाइल्ड रैली आती है। तो इवन हर जगह से यहाँ पर वीकली और मंथली चार्ट थोड़ा देखने जाए तो अराउंड 161 के वहां पर अराउंड एक रेजिस्टेंस जोन है, वो कल छूते हुए हमने देखा स्टॉक को आते हुए। सो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस हो जाने चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है, जैसे ITI का स्टॉक था तो उसने ब्रेकआउट जैसे दिया था उसके बाद अच्छा वापस से चला था, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी व्यू बन रहा है। अगर 160 का लेवल ब्रेकआउट हो रहा है तो वापस से 10-20% का अपमूव आ सकता है यहाँ से भी। तो अभी के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बट अगर किसी को खेलना ही है ये स्टॉक में तो 160 के बाद खेले तो शायद से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ब्रेकआउट का प्रॉफिट ले सकते हैं वहां। स्टॉक्स है, लेकिन हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए अब हम खास सेगमेंट ऑप्शन का सैंपल लेकर आए हैं। अक्षय भागवत है आज हमारे साथ, आइए उनका ट्रेड समझते हैं आज का। बताएं अक्षय, कौन सा है आपका आज का ट्रेड? अक्षत जी, गुड मॉर्निंग। आज का जो रिकमेंडेशन रहेगा ऑप्शंस के चैंपियन में वो है बैंकिंग क्षेत्र से ICICI बैंक। ICICI बैंक का टेक्निकल सेटअप देखे तो एक कंजेशन जोन से ब्रेकआउट हुआ है, 975 का जोन था वो। और अभी जिस तरह से सेटअप हो रहा है, हम इसमें सितंबर में 1020 से 1030 तक अपसाइड में टारगेट देख रहे हैं। तो आप ऑप्शन में रणनीति बनाइए कि 28 सितंबर की 1000 की कॉल बाय करके चले, जो करीबन 12 रुपए में अभी अवेलेबल है। इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा करीबन 25 रुपया और सेकेंड टारगेट 27 रुपया, और ये ट्रेड में आप 5 रुपए का स्टॉप लॉस बना के चले। एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर मैं टारगेट और स्टॉप लॉस कैलकुलेट करूं तो रफली 11,000 का टारगेट बनेगा और 5,000 का लॉस या रिस्क एस्पेक्ट बनेगा। राइट, तो ये ICICI बैंक अच्छा प्राइवेट बैंक्स पर एक रुझान बना हुआ है और इसी के चलते जो एक प्रॉफिटेबल और क्विक ट्रेड, क्योंकि ऑप्शंस में तो क्विक ट्रेड मिलना चाहिए। 1000 की कॉल खरीदने की सलाह है। 13 रुपए के आसपास अगर आपको मिलती है, 24 रुपये पहला टारगेट रहेगा और 27 रुपये दूसरा टारगेट रहेगा। अब हमारे साथ एक खास चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ इनफैक्ट जोमेटो के टारगेट आपने प्राइस देखे, 100 रुपये तो था ही, अब तो टोमेटो से कोई कंपैरिजन नहीं है टोमेटो का। लेकिन अब ये जोमेटो वाला कंपैरिजन पीछे छूट गया, लेकिन क्योंकि जोमेटो का भाव जा रहा है ऊपर की तरफ, टारगेट प्राइसेस जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और टोमेटो का भाव जा रहा है नीचे की तरफ। नहीं, बहुत। लेकिन हमारे साथ करण तौरानी जुड़े हुए इस समय। करण तौरानी हमारे साथ अक्सर बहुत ही शानदार सब्जेक्ट्स पे, मतलब इनका काम जो है ना वो काम है ही नहीं। कभी मूवीज से बात करते हैं, कभी मूवी जाके चेकआउट करते हैं,
इनफैक्ट करण तौरानी को छूट मिली हुई, मुझे बता रहा था कोई, हाँ, कि आप वर्किंग आवर्स में जाके मूवी और फ्राइडे शाम को जाके पीवीआर जाते हैं, हाँ, देखते हैं क्या कितनी टैली है, चल रही है मूवी है नहीं, राइट करण, क्या ये बात सच है? अब आपको जोमेटो भी ऐसे ही ट्रैक करना पड़ेगा, ऑर्डर्स टाइम पे आ रहे हैं, जोमेटो गोल्ड में डील्स अच्छी है या नहीं? हाँ, प्लेटफॉर्म फीस कितनी है? जोमेटो के ऑर्डर्स, अल्कोहल इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, अल्कोहल पी के टेस्ट करना, यही सब है। यस, हमें बड़ी ईर्ष्या हो रही है आपसे। लेकिन खास बात यह है कि करण आज हमारे साथ जोमेटो का टारगेट डिस्कस करने आए। इनफैक्ट करण, अभी आप आए थे तो प्रियंका हम यही बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि अब जो है नॉर्म हो गया है, एक प्रैक्टिस हो गई देश भर में कि फ्राइडे आते आते किचन जो है 3 दिन के लिए शट डाउन हो जाता है। उसके बाद फ्राइडे शाम को, सैटरडे संडे सब जोमेटो से मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। अभी क्रिकेट सीजन और फेस्टिव सीजन में भी ये बात बढ़ेगी। क्या इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने 130 का टारगेट डाला? देखिए, जोमेटो का अगर हम बात करें तो ये जो वर्ल्ड कप और ये फेस्टिव और ये जो वीकेंड की चीजें होती है जहां से आपकी डिमांड बढ़ती है, वो एक नियर टर्म ट्रेंड है। बट अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें अगले 2 या 3 साल के लिए, तो आई थिंक जोमेटो में बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई। पहला चीज ये है कि जोमेटो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हमारे हिसाब से। अगर आप उनकी क्रॉस ऑर्डर वैल्यू की ग्रोथ देखें तो वो कुछ 25 से 30% थी हिस्टोरिकली। अभी पिछले 2 या 3 क्वार्टर से वो 15 से 17% हो गई, राइट। तो ग्रोथ पे फोकस नहीं करना, वो क्या है कि जो आपके जो कस्टमर्स है, जो लो ऑर्डर वैल्यू कस्टमर्स है, जहां से आपकी लॉसेस बनती है, या जो मार्केट्स है जहां से आपकी लॉसेस बनती है, वहां पे वो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये लो ग्रोथ की वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी बेटर लगेगा, बिकॉज आपकी कस्टमर प्रोफाइलिंग चेंज होगी, आपकी रिपीट कस्टमर यूजेज बढ़ेगी, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वहां से आपको रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल पॉइंट है कि प्रॉफिटेबिलिटी हमको दिखता आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि आई थिंक थोड़ा पोटेंशियल है कि रेस्टोरेंट्स के साथ कमीशन और टेक रेट्स बढ़ाया जाए, बिकॉज अगर हम इंडिया इंडस्ट्री की बात करें QSR की, तो मेरे हिसाब से आई थिंक 60% ऑफ जो इंडस्ट्री जो ये है अनऑर्गेनाइज्ड है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक पोटेंशियल है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को टैप किया जाए, इनसे टाई अप किया जाए, इनसे टेक रेट्स थोड़ा बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा डेल्टा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमें लगता है वो है आपका एड रेवेन्यू का। तो अगर हम बात करें कि ये सारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, लाइक अगर आप Amazon देख लीजिए या फ्लिपकार्ट देख लीजिए, ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और सारे कंज्यूमर टेक कंपनीज को बहुत सारा कस्टमर डेटा होता है, जैसे कि नाइका, जोमेटो, ये सब कंपनीज। तो ये जो कस्टमर डेटा है ये आई थिंक इनके लिए गोल्ड माइन है। अभी के लिए ये बेस बहुत छोटा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बेस बढ़ता जाएगा यहाँ से। तो ये डेटा ये लोग मोनेटाइज कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के लिए। और अगर थोड़ा बहुत भी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आ जाता है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आ जाता है, तो ये नंबर आई थिंक एबिटा पे फ्लो होगा। और डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट बहुत ही बड़ा है, मतलब 45,000 करोड़ का डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट है इंडिया में। उसमें से अगर थोड़े 300-400 करोड़ भी अगर इनको आ गए तो इनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा इनके प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स पे। तो आई थिंक ये 3 लीवर्स की वजह से आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा दिखेगा जोमेटो के लिए नियर टू मीडियम टर्म बेसिस पे। इसके लिए हमारा टारगेट प्राइस 130। राइट करण, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ब्लिंकिट का मैटर एड्रेस हो चुका है, आप कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वो एक दूसरा बड़ा हो सकता है, और ये जो प्लेटफॉर्म फीस चार्ज कर रहे हैं वो बड़े रीजन रहेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात की जा रही है, जिस पेस के साथ बाजार इस प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहा था, जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, वो जल्दी आ जाएगी अब क्या? इसीलिए ये टारगेट्स भी आप ऊपर के दे रहे हैं? यस, एब्सोल्युटली। अगर हम पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो उन्होंने गाइडेंस दिया था कि 4 से 5% एबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी, वो मे बी आई थिंक 2 साल के अंदर आएगा। पर अगर हम Q1 नंबर्स की बात करें तो Q1 में ही 2.5% एबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी आ चुका है। तो मेरे ख्याल से Q1 जो क्वार्टर था, आई थिंक डिमांड स्टैंड पॉइंट से ऐसा कुछ बड़ा मेगा नहीं होता है। जनरली Q3 और Q4 अच्छा होता है बिकॉज ऑफ फेस्टिव। तो आई थिंक डिमांड अगर यहाँ से ग्रोथ बेटर आएगी, यहाँ से अगर चीजें बेटर होगी, सिचुएशन बिकॉज ऑफ फेस्टिव एंड वर्ल्ड कप एंड क्रिकेट एवरीथिंग पुट टुगेदर, तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ जो है वो ज्यादा ही फास्ट आएगा। पर हमने हमारे एस्टिमेट्स में अभी तक अज्यूम किया है कि ये जो 5% जो इन्होंने गाइडेंस दिया है एबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी एक्सक्लूडिंग ESOP कॉस्ट, ये FY25 में ही आएगा। तो अगर ये अपना आउट परफॉर्मेंस करते हैं या अगले 2-3 क्वार्टर के बाद ही अगर 5% का नंबर आ जाता है तो नंबर्स पे थोड़ा अपग्रेड दिखेगा। बट एज वी स्पीक राइट नाउ ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, आई थिंक हमने ये FY25 में अज्यूम किया है कि FY25 फुल ईयर बेसिस पे इनका 5% एबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ जीओवी आ सकता है फूड बिजनेस के लिए। करण, शुक्रिया अपना व्यू शेयर करने के लिए और जोमेटो पे 130 का टारगेट, और हमारे को आज समय देने के लिए। आपका वीकेंड बहुत शानदार हो। आप तो वीकेंड में भी काम करते हैं, आपका सब्जेक्ट्स ऐसे हैं।
हैव अ गुड वीकेंड करण। ये थे करण तौरानी एलारा कैपिटल के। जोमेटो पे 130 का नया टारगेट लेके आए हैं। कुश और सोनी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। कुश, आपको एक और एकदम अलग हटके स्टॉक आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टॉक पिकिंग तो स्वदेश का डीएनए है शानदार स्टॉक्स में। आपने सुना नहीं होगा इस बारे में, इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कई दिनों से, ना किसी के रेडार पे है ना किसी के, बट अच्छी कंपनी है, वो है डीबी कॉर्प। आज नेगेटिव ओपनिंग के बाद डीबी कॉर्प में एक मूव आता सा दिख रहा है, 2% ऊपर, डेज हाई पे 230। लेकिन आप अगर इसका एक साल का चार्ट देखें तो आपको नजर आएगा पहले भी ये भाव रह चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये भाग गया 6 महीने में, 8 महीने में। एक साल का भाव देखिए, अगर थोड़ा लंबा, ये देखिए अभी ये 6 महीने में ही इससे ऊपर 255-60 लगा के आया, बट एक पुल बैक था। क्या इसके अंदर एक पोजिशनल बेट लेनी चाहिए? चार्ट्स क्या कहते हैं, किन लेवल्स पे एंट्री करें? तो अजय पहली चीज तो मैं ये करूंगा कि मैं इसको अजय वॉच लिस्ट पे ऐड कर दूंगा। मेरे जो स्क्रीनर हैं उनमें सबसे पहले तो मैं इसको वहां ऐड करने वाला हूं, सो दैट आई कैन ट्रैक दिस मोर क्लोजली। बट यू आर राइट, दिस नेम वाज नॉट ऑन एनीवन्स रेडार फॉर अ व्हाइल नाउ। मैंने भी काफी समय से स्टॉक के बारे में चर्चा नहीं की थी, सुना भी नहीं था। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही अच्छा अपमूव आया है। रिसेंटली भी अगर आप देखें तो फिर से कंसोलिडेशन जोन में चला गया था ब्रेकआउट के बाद। ओवरऑल सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। इसको अगर मैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे देखूं तो हर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा ट्रैक्शन जो है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप पोजीशन लेना चाहें, इट्स नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल कि आप यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लें। जो इसके हाइज हुआ करते थे 2016-17 से, उनसे अभी काफी दूर है। तो अगर कोई पोजिशनल बेट लेना चाहे तो उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी काफी फेवरेबल है। तो मैं थोड़ी सी पोजिशनल व्यू दूंगा इसमें। यहाँ पे आप एक फ्रेश एंट्री लें तो अपने जो स्टॉप लॉस है 190 के करीब लेके चलें। जिस तरीके का ओवरऑल सेटअप और इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद हम इसमें अब एक मूव, एक ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पे डोंट बी सरप्राइज की स्टॉक को आप यहाँ से 280 और 325 के जो लेवल्स हैं यहाँ तक भी जाते हुए देखें। तो एक लंबा कंसोलिडेशन इस सेक्टर में भी हमने एक अच्छा खासा रनअप देखा है। So there's a good chance कि पोजिशनल बेसिस पे ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में काफी अच्छे लेवल्स दिखा सकता है। निफ्टी इस समय करीब 78 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी करीब 128 पॉइंट ऊपर है। लेकिन मैं आपको एक फ्यूचर्स की प्लेट दिखाता हूँ और मैं डैम श्योर हूँ इस बारे में कि ये डाटा है काफ़ी गलत है। ये ऐसा नहीं कि हमारे से गलती हो रही है, ये हमारी प्लेट में कोई गलती नहीं है। अगर आप एनएससी की वेबसाइट पे भी जाके चेक करेंगे ना तो ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज आ रहा है कुछ इसी तरह का परसेंटेज दिख रहा है आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप अपने अपने टर्मिनल्स पे सिर्फ nseIndia.com लिखिए, उसके अंदर निफ्टी के फ्यूचर्स डालिए, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स डालिए, उसमें आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल एबनॉर्मल दिखेगा। कुछ आप जरा चेक कीजिए, देखिए आपके टर्मिनल पे भी ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल एबनॉर्मल ओपन इंटरेस्ट चेंज आ रहा है। ये 150% 100% का रिटर्न। हाँ डिम्पी, मैं एक्चुअली जैसे ही आपने ये बोलना शुरू किया मैं चेक कर रहा था, बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल डेटा है हमारे लिए भी, मार्केट्स ट्रैक करने के लिए, मार्केट्स का मूड माहौल समझने के लिए। और ये डेटा जरा सा अलग आ रहा है अभी। तो हाँ, मैं वेट करूंगा इस डेटा का करेक्ट होने के लिए बिफोर आई मेक एनी व्यूज। यू आर राइट, बहुत ही एब्नॉर्मल डेटा। इसको एक बार जरा नोटिस करेंगी जी। एक्सचेंजेस इसको या तो करेक्ट करे या तो क्लैरिफाई कर दे कि ये डाटा ठीक है। अगर ये डाटा क्लैरिफाई कर देती है कि डाटा ठीक है तो फिर आप समझ लीजिए मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी उथल पुथल होने को है। और अगर ये डाटा एक्सचेंजेस ये कह देती थी कि नहीं हमारी वेबसाइट से ये डाटा जो है गलत जा रहा हुआ आई का, तो फिर इसको ठीक जल्द से जल्द करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सिर्फ मैंने चेक नहीं किया, मैंने एनएससी पे भी जाके चेक किया, मैंने खुद से भी कंफर्म कर लिया बैक टू बैक। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ओपन इंटरेस्ट के अंदर इस तरह का चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि एक ही दिन में 88% ख़त्म हो जाए, एक ही दिन के अंदर जितनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। ऐसा होता नहीं है बॉस, और ये ध्यान रखा जाए। सिर्फ ये नोटिस करवाने वाला पॉइंट था और हमारा ये मानना है कि एक्सचेंजेस इसको ज़रूर रेक्टिफाई करेगी, क्योंकि ये थोड़ा ख़राब लगता हुआ दिख रहा है उनकी। ये इसमें कोई एरर है, ये ऐसा होगा नहीं, इसमें कोई एरर होगा, शायद इसका क्लैरिफिकेशन थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। इंडिया विक्स करीब 1.1% ऊपर है, करीब 12 के आसपास आ चुका है। वॉलिटिलिटी के लिए तैयार रहिएगा, मार्केट वॉलिटिलिटी रहेगी। एक दो शेयर हम आपको और दिखा देते हैं। MMTC हमने आपको बताया था ऑलमोस्ट सर्किट पे पहुंच गया, थोड़ी देर पहले आपको नोटिस कराया था कि ये शेयर सर्किट लगा सकता है आज फिर से।
MMTC एक बार जरा दिखा दीजिएगा, सर्किट पे वो शेयर पहुंचता हुआ दिखेगा आपको। एक शेयर मेरी लिस्ट में और आ रहा है सुबह से ही, जिसमें मैं देख रहा हूँ कुछ बाइंग हमको देखने को मिल रही है, वो है फार्मा का ही शेयर्स है। सिप्ला एक बार जरा चेक करवाते हैं। खुश, एक बार जरा सिप्ला चेक करेंगे आप? जी हाँ डीपी, इसमें देखिए ऑलरेडी न्यूज फ्लो के चलते कुछ एक्शन था और वही एक्शन हमें फॉलो थ्रू के तौर पे भी आते हुए नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है एंड ऑफ इट्स रीसेंट हाइज है, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखें, बेटर रहेगा। 1260 1270 के जो जोन्स हैं इनके पार निकल जाए तब आपको इसमें जो मोमेंटम है ये ज्यादा लौटते हुए नजर आएगा। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी हो उनके लिए सलाह रहेगी कि इसको 130 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जो नई पोजीशन लेना चाहते हो 1260 का जो लेवल है इसको क्रॉस होने का वेट करें। ओके ठीक है।